डीमन लॉर्ड, ये नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? खून, तबाही और बेरहमी, है ना? लेकिन ये डीमन लॉर्ड बिल्कुल अलग है। जहाँ बाकी डीमन लॉर्ड तबाही के लिए इंसानों का सर उड़ाते हैं, वहीं ये डीमन लॉर्ड शांति के लिए अपने कपड़े उड़ा देता है। सच में, क्योंकि इसका मानना है कि अगर हम लोगों को खाना खाना है तो हमें इंसानों को मार के नहीं खाना चाहिए, बल्कि इंसानों की तरह फार्मिंग करना चाहिए। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है, सारे डीमंस उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि अगर तुम इंसानों पे हमला नहीं करोगे तो सबसे पहले हम तुम्हारा सर काटेंगे एंड उसके बाद इंसानों का। लेकिन फिर भी डीमन लॉर्ड इंसानों पे हमला नहीं करता है, क्योंकि अगर उसने इंसानों पे हमला कर दिया तो इंसानों का जो हीरो है वो उसका सर काट देगा और उसे बहुत ही ज्यादा डरावनी मौत मिलेगी। तो यहाँ पे निहत्था अकेला बेचारा डीमन लॉर्ड क्या करता? तो यहाँ पर अगर वो डीमंस की बात नहीं मानता तो डीमंस उसे मार देंगे, और अगर ह्यूमंस पे अटैक कर भी दिया तो हीरो उसे खत्म कर देगा। एंड एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड है ना, वो बिल्कुल लॉयड फ्रंटेरा की तरह है। मतलब भलाई अपनी करेगा, लेकिन दिखावा ये करेगा कि वो सबकी भलाई कर रहा है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ के चले गए तो बहुत ही अच्छा मानवा मिस कर देंगे। सो बिना देरी के अब मानवा में आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि सोचता है कि मैं हूँ किम जियांगचुल, एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट स्कूल स्टूडेंट इन कोरिया, और उसका मकसद था एक गेम के अंदर इस हीरो को जगाना ताकि वो डीमन लॉर्ड को खत्म कर सके और ह्यूमंस को डीमन से बचा सके। बट फिलहाल तो अपना मेन कैरेक्टर दुनिया को बचाएगा क्या? वो खुद ही मुसीबत में पड़ा हुआ है। पर दिक्कत क्या है वो आगे जाके पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड के असिस्टेंट जेफिरोज को, जिसका लेवल है 15 एंड वो हमारे डीमन लॉर्ड की मदद करने वाला है। एंड ये डीमन लॉर्ड है और इसका नाम है क्रेडोस। एंड वो यहाँ पर डीमन लॉर्ड को बताने आया है कि जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब इंतजार आपके ऑर्डर्स का है। एंड ये जो सेना हमें दिखाई जा रही है, ये इस वक्त डीमन लॉर्ड की सेना है और ये इंसानों से लड़ने वाली है, क्योंकि बहुत समय से ये लोग भूखे हैं और ये लोग अपने ही लोगों को मार कर खा रहे हैं। मतलब डीमंस डीमंस को ही खा रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया है कि अब हम लोग हमारे आदमियों को नहीं खाएंगे, बल्कि हम लोग ह्यूमंस को खाएंगे। और इन सब का साथ देने वाले हैं डीमन लॉर्ड के 4 सबसे खतरनाक डीमन, एंड आप लोग इनको मोनार्क भी कह सकते हो। सो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है असुरात को, जिसका लेवल है 534। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोल्ड मोनार्क सिरगी को, जिसका लेवल है 531। एंड उसके बाद हार्टोक लेवल 555। एंड सबसे लास्ट में आता है बॉल्डर, जिसका लेवल है 539। सो ये चारों वैसे तो डीमन लॉर्ड के बहुत ही वफादार हैं एंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है, लेकिन फिलहाल ये लोग डीमन लॉर्ड के जान के पीछे पड़े हैं। सो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो ये सब जो लोग हैं वो डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस से कहते हैं कि सर हमें ऑर्डर दो, हम लोगों को ह्यूमंस पे अटैक करना है। बट जो क्रेडोस होता है यानी कि डीमन लॉर्ड, वो बोलता है कि नहीं, तुम लोग अभी और इसी वक्त से ये अटैक वगैरह रोक दोगे, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। और आज से हम जंग वगैरह रोक देंगे और सिर्फ फार्मिंग करेंगे और अपने खुद के फसल लगा के खाएंगे। और ये बात सुन के इन चारों की दिमाग की सटक जाती है और सभी कहते हैं क्रेडोस के बच्चे ये क्या कह रहा है तू। एंड उनकी ये आवाज सुनकर क्रेडोस बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिससे सभी डर जाते हैं, क्योंकि उसका फेस काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन असली बात ये है कि वो इन सबको डरा नहीं रहा था, बल्कि खुद डर गया था इन सब की आवाज से। लेकिन उसकी शक्ल इतनी बेकार थी कि बेचारे चारों डर जाते हैं। एंड अपना डीमन लॉर्ड सोचता है कि अगर मैंने ये वॉर चालू कर दिया तो फिर मैं किमची के हाथों जरूर मारा जाऊंगा। अब ये किमची कौन है? सो किमची है इस गेम का रियल हीरो, जो कि डीमन लॉर्ड को मार सकता है, क्योंकि इसका लेवल है 999। सब हमें दिखाया जाता है इस गेम के शुरू होने से पहले का सीन। तो ये है किम जियांगचुल। तो असल में ये हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और इसने फार्मिंग का कोर्स किया है और इसका सपना है एक अमीर फार्मर बनने का। सो इसने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब इसे चाहिए जॉब। लेकिन उसके पास आते हैं ऐसे ऐसे लोग जो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, उसे बहला फुसला के काम पर रख तो लेते हैं और उससे काम भी करवाते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी होता है। लेकिन जब क्रेडिट देने का टाइम आता है तब वो लोग उसका नाम नहीं छापते, बल्कि खुद का ही नाम छाप लेते हैं। और इन्हीं बातों से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, उसका खून खौलने लगा था और वो बोलता है कि अगर वो लोग मुझे सामने मिल गए ना तो मैं उनकी जान ले लूंगा। बट अपना किम कर तो कुछ नहीं सकता, बेचारा निहत्था है। तो वो वीडियो गेम खेलने की सोचता है और वो एक ऐसा गेम खेलता है जिसके लेवल 20 तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। वो ठान लेता है कि मैं इसके 20वें लेवल को पार करूंगा और दुनिया का सबसे पहला वो लड़का बन जाऊंगा जिसने इस गेम को 20वें लेवल तक पार कर लिया हो। और इस गेम के अंदर उसे ह्यूमंस को बचाना है डीमन लॉर्ड क्रेडोस से। तो इस गेम को वो काफी देर तक खेलता है एंड खेलते खेलते वो बहुत ही ज्यादा आगे तक चला जाता है, मतलब 19वें लेवल तक आ जाता है। एंड जो इस गेम का हीरो होता है, जिसका नाम किमची है, गेम को खेलते खेलते किम ने उस कैरेक्टर के लेवल को 999 तक पहुंचा दिया है। मतलब कि इस गेम के अंदर अभी इस कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है।
है एंड बहुत जल्दी वो इसके नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, यानी कि लेवल 9999। और सबसे अनोखी बात ये है कि किम जैंग चुल ने इस गेम के लेवल 19 को पार कर लिया है और अब वो एंटर करने जा रहा है लेवल 20 में, जहाँ तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। तो सबसे पहले तो उसके पास ऑप्शन आता है यस और नो का, कि क्या आप इस गेम के लेवल 20 को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसपे किम यस दबा देता है एंड उसके यस पे क्लिक करते ही कंप्यूटर के अंदर से एक अलग ही रोशनी निकल जाती है और उस रोशनी को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन जैसे ही वो रोशनी निकलती है, किम के अंदर का जो सोल होता है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और उस वीडियो गेम के अंदर घुस जाता है। ये सब देख के किम काफी ज्यादा डर जाता है। उसे पहले लगता है कि ये सब कुछ सपना वगैरह है क्या। तो वो सोचता है कि देखो बात तो ये है कि मैं मरा तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी सोल दिख रही है अभी और मैं कहीं ना कहीं तो जा रहा हूँ। एंड फिर फाइनली उसे पता चल जाता है कि वो गेम के अंदर की दुनिया में जा रहा है, यानी कि इस गेम के ही किसी कैरेक्टर के अंदर उसका सोल जाने वाला है। तो पहले तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे दिखता है कि उसका जो सोल है वो किमची के पास जा रहा है एंड वो तो पहले से ही मैक्स लेवल में है। तो वो सोचता है कि अब तो मेरी लाइफ सेट है, क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल तो कोई है ही नहीं गेम में। तो वो सीधा जाता है किमची के बॉडी के पास जो सोया पड़ा होता है। लेकिन यहीं से होता है असली खेल शुरू, क्योंकि किसी भी स्टोरी में मेन कैरेक्टर से ज्यादा खराब नसीब किसी का हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होता क्या है कि जो किम जैंग चुल का सोल होता है वो किमची के अंदर नहीं जाता, बल्कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस के अंदर चला जाता है और यहीं से हो जाता है उसका दिमाग खराब। सब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर चारों मोनार्क काफी ज्यादा गुस्सा थे डीमन लॉर्ड से एंड डीमन लॉर्ड भी सोचता है कि मैं कहाँ पर फंस गया। अब अगर मैं ह्यूमंस पे अटैक करूंगा तो मुझे किमची मार डालेगा, और अगर मैं ह्यूमंस पे अटैक नहीं करूंगा तो ये चारों मोनार्क मेरी जान ले लेंगे। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वहीं दूसरी ओर चारों मोनार्क ये प्लानिंग बना रहे हैं कि डीमन लॉर्ड को कैसे मारा जाए। तो ये लोग सोच रहे हैं कि इस जगह में खेती करना तो बिल्कुल नामुमकिन है एंड जो अपना डीमन लॉर्ड है वो ऐसा कह क्यों रहा है, क्या वो कमजोर हो गया है। सो ये लोग डर भी रहे उससे कि भाई पिछले जो डीमन लॉर्ड थे क्रेडोस ने उसका सर काट दिया और फिर वो बन गया यहाँ का सबसे ताकतवर डीमन, तो उसे डीमन लॉर्ड बना दिया गया। अब इन्हें शक हो रहा है कि ये जो अपना डीमन लॉर्ड है ना वो कमजोर हो गया है, इसीलिए ये चारों प्लानिंग बना रहे हैं कि हमें क्रेडोस का सर काट देना चाहिए और यहाँ का डीमन लॉर्ड बन जाना चाहिए, क्योंकि वो कमजोर है और कमजोरों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर हमें जेफरोस को दिखाया जाता है, जो कि क्रेडोस यानी डीमन लॉर्ड से जाके बोलता है लॉर्ड क्रेडोस, यहाँ से काफी सारे डीमन बिना कोई नोटिस दिए ये जगह छोड़कर चले गए हैं एंड जो वो बाकी चारों हैं वो लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि वो आपका सर काट देंगे। और ये सुन के अपने डीमन लॉर्ड की सिट्टी गुल हो जाती है। वो सोचता है कि अगर इन चारों ने मिलकर मेरा सर काटा ना तो मैं बिल्कुल हारने वाला हूँ, यहाँ पर तो कोई शक नहीं है कि मेरी मौत तय है। तो पहले तो वो सोचता है कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड पे ही हमला कर देना चाहिए, ये थोड़ा सेफ रहेगा। जेफरोस एक भविष्य देखने वाला गोला दिखाता है जिसमें किमची उसकी बहुत ही ज्यादा धुलाई करता है, क्योंकि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में हमला कर दिया था। तो किमची क्रेडोस होता है उसकी आंखें निकाल लेता है एंड उसे बहुत ज्यादा मारता है। तो ये सब देख के अपना क्रेडोस काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है बाप रे ये गेम पक्का कोई पागल लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पर फिर से उसे ह्यूमन वर्ल्ड में हमला करना भूलना पड़ेगा एंड फिर वो यहाँ पे रोने लगता है कि बाप रे मैं इस गेम वर्ल्ड में आखिर क्यों आ गया, और आया तो आया मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। एंड फिर वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी सेफरोस उससे पूछता है कि लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पे क्रेडोस कहता है कि माफ करना मैं कोई ऐसी जगह ढूंढने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आराम से फार्मिंग कर सकूँ। एंड उसी वक्त सेफरोज सोच में पड़ जाता है कि माफ करना, इसने ये क्यों कहा, बल्कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस के पास इतना तमीज कहाँ से आ गया। पे क्रेडोस सोचता है कि वैसे तो इस कैरेक्टर के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, लेकिन गेम के अंदर ये क्रेडोस का बहुत ही ज्यादा लॉयल असिस्टेंट है, क्योंकि एक बार इसने क्रेडोस को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी और इसीलिए ये इस गेम के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर भी है। लेकिन इसकी बातें क्रेडोस को काफी ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि ये उससे बोलता है कि आज तक किसी भी डीमन लॉर्ड के खिलाफ इतने सारे डीमन नहीं खड़े हुए। तो फिलहाल वो उन सारी बातों को इग्नोर करता हुआ जाता है ऐसी जमीन ढूंढने जहाँ पर फसल लगाया जा सके। लेकिन जेफरोस बताता है कि ऐसी जमीन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डीमंस ने पहले ही कोशिश कर ली है यहाँ पर फसल लगाने की, लेकिन ये जगह फसल लगाने के लायक नहीं है। लेकिन दूसरे सीन में क्रेडोस जो होता है वो वहाँ की जमीन की मिट्टी को थोड़ा लेता है और उसे मुंह में डाल लेता है, जिसे देख के जेफरोस सोचता है कि डीमन लॉर्ड पागल तो नहीं हो गया, ये यहाँ की मिट्टी क्यों खा रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें काफी ज्यादा भूख लग गई हो। एंड फिर वो ये सारी बातें नीरे की तरह अपनी डायरी में नोट करने लग जाता है। इस पे क्रेडोस बोलता है कि तुम ये सारी बातें डायरी में क्यों लिख रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। जिसमें जेफरोस बोलता है कि आपकी याददाश्त चली गई है क्या, ये तो मेरा काम है कि डीमन लॉर्ड सारा दिन जो भी कुछ करे मैं उन सबको अपनी डायरी में लिखूं। जिसके बाद क्रेडोस बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तो बस यहाँ की मिट्टी को खा के ये टेस्ट कर रहा था यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन है या नहीं, और जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं है। तो समय आ गया है मेरे टीचर बनने का। यहाँ पे क्रेडोस जो बोलता है मैं आप लोगों को समझाऊंगी थोड़ा। तो वो बोलता है कि जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन काफी
ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वैसे तो हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को हवा से खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हवा में नाइट्रोजन होता है उसके साथ दूसरे केमिकल भी जुड़े हुए होते हैं, और जो अपना प्लांट है वो उन दोनों को अलग नहीं कर सकता, इसलिए वो हवा से नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। सो क्रेडोस भी यहाँ की जमीन में फसल नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ की जमीन में नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपना क्रेडोस ऐसे थोड़ी हार मान जाएगा, ये लॉयड फ्रंटेरा का भाई है, तो वो यहाँ पर अपना गजब का दिमाग लगाता है और पौधों को नाइट्रोजन कैसे दे इसका प्लानिंग वगैरह कर लेता है। तो उसका प्लान ये है कि जो हवा में नाइट्रोजन होता है उसे जमीन में कैसे मिलाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले उसे चाहिए लाइटनिंग यानी कि बिजली और बारिश। तो बिजली से हवा में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है उन दोनों को मिलाकर बन जाता है नाइट्रिक एसिड, और फिर जो बारिश होती है यानी कि पानी की बूंदे उस नाइट्रिक एसिड को जमीन तक ला देता है, एंड उससे ही पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है। सो अब बात ये है कि क्रेडोस आखिर बिजली और पानी लाए कहाँ से। तो उसे याद आता है कि एक बार जब किमची डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस के साथ लड़ रहा था, तब डीमन लॉर्ड के पास एक सुपर पावर था जिसका नाम था ब्लडी स्ट्राइक, और ये उसका सबसे पावरफुल मैजिक था जिसकी मदद से क्रेडोस ने काफी बार किमची को मारा है। एंड इस मैजिक में क्या होता है, डीमन लॉर्ड अपने हाथ से खून निकालता है और चारों तरफ फेंक देता है, एंड उसके बाद उसके खून में बिजली दौड़ता है, एंड इस बिजली का पावर काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है जिससे उसने किमची को भी काफी बार मारा है। तो फिलहाल क्रेडोस सोचता है कि उसके पास ये पावर होगा, वो अपने हाथ से फालतू में खून निकालता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन कोई लाइटनिंग वगैरह नहीं निकलती है। इससे उसे हैरानी होती है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, मेरा पावर कहाँ गया। वहीं ये चारों चुपके चुपके देख रहे होते हैं कि आखिर क्रेडोस को हो क्या गया, क्या वो सच में कमजोर हो गया है, उसका ब्लडी स्ट्राइक स्किल आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है। जिसमें ज़ेफिरोस क्रेडोस से कहता है कि वो सर जी 100% ये क्लियर हो चुका है अब तो कि आप कमजोर हो चुके हैं, और ये चारों ना तुझे छुप छुप के पेड़ के पीछे से देख रहे हैं, तो अब तो तेरी मुंडी गई भाई। बट क्रेडोस यहाँ पे पागल हो जाता है, वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, एंड वो बार बार अपने हाथ पे चोट लगाता है एंड खून बहाता है अपना, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है, उसे बस दर्द ही होता रहता है। पर तभी हम देखते हैं कोई पीछे से क्रेडोस को आवाज देता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस अब तो तुम गए काम से, क्योंकि अब हम तुम्हें मार देंगे और हम बन जाएंगे नए डीमन लॉर्ड। बट तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किमची को दिखाया जाता है जो काफी खोया खोया सा था, एंड उसे इतना पता है कि किस इंसान ने उसे समन किया था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो उसे छोड़कर चला गया, एंड उसे याद है कि वो काफी बार मरा है, जिंदा हुआ है, और उसका काम है इस जगह को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अब उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, क्योंकि जिसने उसे समन किया था उसका अब कोई अता पता नहीं है। और फिर हमें फिर से क्रेडोस एंड उन्हीं चारों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों क्रेडोस की ओर बढ़ रहे थे। क्रेडोस उन्हें देख के काफी ज्यादा डर जाता है, जिससे उसकी शक्ल काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है, एंड उससे बहुत ही भयानक ऑरा निकलता है, उससे डर के तीनों भाग जाते हैं, एंड जो असुरात होता है जो सबसे आगे होता है वो ना रुक जाता है वहीं पे, उसे पता ही नहीं चलता है कि बाकी तीनों गायब हो चुके हैं। सो वो बोलता है कि देखो डीमन लॉर्ड, तुम्हें पता ही है ना यहाँ के रूल कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही डीमन लॉर्ड बनेगा, और फिलहाल जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है मुझे नहीं लगता है कि तुम हम चारों को एक साथ हरा सकते हो। बट तभी उसे पता चलता है कि चार नहीं बल्कि वो अकेला है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई तू पहले लड़ उससे, ठीक है ना, फिर हम लोग देखते हैं कि उससे लड़ना पॉसिबल है या नहीं, फिर हम लोग तुझे ज्वाइन कर लेंगे बाद में। एंड फिर असुरात की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, वो बोलता है सालो तुम लोगों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं बाद में। बट तभी ज़ेफिरोस जंग का ऐलान कर देता है। असुरात बोलता भी है कि भाई रुक जा, अभी मैं तैयार ही नहीं हूँ, लेकिन रुकना वुकना नहीं होता है, एंड फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। असुरात बहुत ही गुस्से से अपने तलवार को उठाता है एंड उसकी तरफ भागता हुआ जाता है, एंड उसका तलवार यहाँ पर उसका हाथ है जिसे उसने ट्रांसफॉर्म किया था, एंड ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो क्रेडोस की तरफ बहुत ही स्पीड में बढ़ता है, एंड क्रेडोस सोचता है कि बाप रे ये क्या चीज है, इसे तो मैं टच कर ही नहीं सकता। बट जैसे ही असुरात उसके पास पहुंचता है क्रेडोस की बॉडी अपने आप मूव करने लगती है, एंड क्रेडोस को भी पता नहीं चलता है कि आखिर ये उसके साथ कैसे हो रहा है, उसकी बॉडी अपने आप मूव कैसे हो रही है। लेकिन जो भी हो यार, वो डीमन लॉर्ड है तो उसके पास थोड़ा बहुत पावर तो होगा ही ना। तो यहाँ पे क्रेडोस को पता चल चुका है कि उसकी जो बॉडी है वो अपने आप मूव कर रही है, यानी कि वो बच सकता है। उसकी स्पीड यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसे गेम के थोड़े फ्लैशबैक भी आते हैं कि किस तरीके से उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किमची भी उसे संभाल नहीं पाता था। एंड उसके बाद क्रेडोस काफी खुश हो जाता है कि आखिर ये कुछ भी कर ले, ये मुझे हिट नहीं कर सकता। वही जो बाकी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं कि बाप रे डीमन लॉर्ड इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो उसे मार नहीं रहे बल्कि उसे पहले थका रहे हैं। एंड दूसरी ओर क्रेडोस बहुत ज्यादा खुश हो रहा था उसके अटैक्स को रोक रोक के। एंड तभी उसका जो सिस्टम होता है वो उसे नोटिफिकेशन देता है कि तुमने
अपने एनिमी के बहुत सारे अटैक्स को रोके है, इसलिए सिस्टम तुम्हारे एक स्किल को अनलॉक करता है। तो अब तुम अपने एनिमी को टारगेट कर सकते हो। एंड फिर क्रेडोस समझ जाता है कि उसका ब्लडी स्ट्राइक स्किल अब काम करने वाला है, तो वो असुरात पे एम करता है एंड उसके बाद अपने नाखूनों की मदद से अपने हाथ से खून निकालता है एंड अपना ब्लडी स्ट्राइक स्किल को यूज करता है। एंड उसके बाद क्या असुरात को करंट के झटके फटके पड़ते हैं एंड उसके सारे के सारे कपड़े भी जल जाते हैं। वहीं इन तीनों के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब भी क्रेडोस अपने ब्लडी स्ट्राइक स्किल का यूज करता है तो सामने वाले की लग जाती है, मतलब वो पूरा ही मर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो असुरात होता है वो जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। एंड इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस कमजोर हो चुका है, क्योंकि ब्लडी स्ट्राइक के हमले के बाद कोई भी इंसान या डीमन जिंदा नहीं रह सकता। सो क्रेडोस को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो बार बार असुरात पे हमला करता है। एंड ये देख के इन तीनों की फट जाती है कि बाप रे, डीमन लॉर्ड तो बिल्कुल साइकोपैथ की तरह उसे टॉर्चर कर रहे हैं, ना ही उसे जीने दे रहे हैं और ना ही मरने। सो उसे बिजली के झटके देने के बाद जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देता है कि आपका एक न्यू स्किल अनलॉक हुआ है। एंड उसमें जो क्रेडोस के कपड़े होते हैं वो उसे उतार के रख भी सकता है और पहन भी सकता है। एंड फिर असुरात का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है ये सिस्टम क्या पागल है, इसने मुझे गे वे समझ रखा है क्या? क्योंकि यहाँ पे जो असुरात है उसके सारे कपड़े जल चुके थे बिजली के झटकों की वजह से। एंड तभी सिस्टम भी उसे नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप अपने कपड़े उतार के रख सकते हो। सो क्रेडोस बोलता है खैर ये सब फिलहाल तो बाहर में जाए, पहले तो मुझे इसे मारने पे ध्यान देना चाहिए। एंड फिर क्रेडोस देखता है कि जो टारगेट करने का ऑप्शन होता है वो अभी भी आ रहा है। एंड इस चीज को देखकर उसके दिमाग में आता है एक खुराफाती आइडिया। एंड वो बोलता है वाह, मिल गया नाइट्रोजन बनाने का रास्ता। एंड फिर वो लाइट की तरह खुद की तारीफ करता है कि मुझसे जीनियस इंसान कोई हो सकता है क्या इस दुनिया में। एंड फिर वो उन तीनों को देखता है और कहता है ये तीनों पहले से ही मुझसे डरे हुए हैं, यानी कि मैं इन लोगों से कुछ भी काम करवा सकता हूँ। सो वो उनमें से सिरगी को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इधर आओ और इस असुरात के बच्चे को अच्छे से बांधो। एंड फिर सिरगी सोचती है कि है ये डीमन लॉर्ड पागल हो चुका है क्या, ये मुझ लड़की को बुला रहा है उस नंगे पुंगे असुरात को बांधने के लिए। अब सिरगी कुछ कर तो नहीं सकती, फिलहाल वो क्रेडोस से डर रही है, तो वो जाती है और असुरात को बांधती है। एंड उसके बाद असुरात को ऐसे खंबे से बांध दिया जाता है और ये बन जाता है क्रेडोस का लाइटनिंग रॉड। एंड फिर जैसे ही असुरात को होश आता है वो जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है डीमन लॉर्ड के बच्चे, मुझे पता है कि तू कमजोर हो चुका है और जब भी मैं यहाँ से आजाद होऊंगा ना, मैं तेरा सर काट के ही दम लूंगा। एंड उसके बाद क्रेडोस उसे फिर से बिजली के झटके देता है और फिर से बेहोश कर देता है। एंड उसके बाद क्रेडोस थोड़ा सा ज्ञान देता है कि कैसे बिजली और पानी की मदद से वो नाइट्रोजन बनाएगा एंड उसके बाद पौधे लगाएगा। सो बिजली का इंतजाम तो यहाँ पे हो गया, तो अब चाहिए पानी। सो पानी वो कहाँ से लाएगा? सो पानी लाने के लिए उसके पास है हार्तो, यानी कि ये वाला बंदा। सो क्रेडोस उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बारिश करवाने का काम करोगे। सो ये भी सोचता है कि बाप रे, डीमन लॉर्ड सच में साइकोपैथ है, इतने सारे बिजली के झटके उसे खिलाने के बाद भी अब वो बारिश करके झटके खिलाना चाहता है ताकि उसे ज्यादा दर्द हो। एंड अब इन पागल पागल हरकतों से ये लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। सो हार्तोग भी यहाँ पर डीमन लॉर्ड की बात मानता है और वो चारों तरफ बादल एंड पानी पानी वगैरह कर देता है। सब क्रेडोस ने नाइट्रोजन बनाने का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। सबसे पहले ब्लडी स्ट्राइक का यूज करके बिजली एंड उसके बाद हार्तोग की मदद से बारिश भी हो रही है एंड उसी से जमीन में नाइट्रोजन चला जाएगा। ये सब कैसे होगा ये तो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। एंड अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार गूगल में जाके देख लेना। सो क्रेडोस यहाँ पर असुरात को बिजली के झटके दे के अपने नाइट्रोजन का जुगाड़ तो कर लेता है। उसे ऐसा करते हुए देख सभी के सिट्टी विट्टी गुल हो जाते हैं, सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं उससे, सिवाय ज़ेफिरोस के। सब क्रेडोस मिट्टी को चेक करता है कि इसमें सही से नाइट्रोजन जमा हो गया है या नहीं। एंड यहाँ पर सच में उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल होता है, वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है, यानी कि अब ये जमीन उपजाऊ है। लेकिन फिर भी उसे बहुत सारा नाइट्रोजन अभी बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी जमीन को उपजाऊ बनाना है, ये तो अभी थोड़ा सा ही जगह हुआ है ना। एंड उसके बाद क्रेडोस यहाँ पर सभी को थोड़ा सा डराता धमकाता है, हालांकि ये खुद उन लोगों से डरता है तो वो फिर भी उन लोगों को डराता है और कहता है कि देखा, मेरी बात ना मानने का नतीजा यही होता है। एंड इसके बाद क्रेडोस जो बोलता है उस पे तो उसे खुद भी यकीन नहीं होता है कि ये क्या बोल दिया उसने। वो इन तीनों से उनका वेस्ट मांगता है। एंड यही नहीं, वो बोलता है मुझे बहुत सारा चाहिए क्योंकि मुझे इस पूरे जमीन को उपजाऊ बनाना है। एंड फिर क्या, ये बात सुन के उनके पसीने निकल आते हैं। एंड इन लोगों के दिमाग में अभी बस यही बात चलता है कि डीमन लॉर्ड से बड़ा जालिम इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एंड दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किमची को, जो कि जंगल में इधर उधर भटक रहा था। एंड तभी उसे दिखते हैं दो इंसान। एंड ये दो इंसान कौन है? थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना इन लोगों का शक्ल। तो ये है लॉयड फ्रंटेरा एंड जेवियर, लेकिन इस मानवा में इनका नाम अलग है। फिलहाल तो ये शायद उनकी पिछली जिंदगी है, यहाँ पर सारा सिस्टम अलग चल रहा है। यहाँ पे लॉयड की शक्ल का बंदा उससे बोलता है, यानी कि किमची से, कि हम लोगों पे एक ग्रुप
ने अटैक कर दिया है और उसी वजह से हम लोग हमारा रास्ता भूल चुके हैं और यहाँ पर भटक रहे हैं, तो प्लीज हमारी मदद करो। तो किमची उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ये लोग उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसने काफी अजीब कपड़े पहने थे, यानी कि फेरी वाले कपड़े। तो वो उन लोगों के पास जाता है तो वो लोग डर जाते हैं। तो वो बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम लोग सीधा सीधा मेरे साथ आओ। एंड उसके बाद वो जेवियर जैसे शक्ल के इंसान को अपने पीठ में चढ़ा लेता है एंड फिर उन्हें ले जाने लगता है। एंड जाते जाते ये लोग अपना अपना नाम बताते हैं। तो जो जेवियर जैसा दिखता है वो बोलता है कि मेरा नाम है रिवाज अरसहान, एंड ये जो पीछे पीछे आ रहा है उसका नाम है डियोल फ्रंटेरा और वो मेरा सर्वेंट है। मतलब यहाँ पे थोड़ी कहानी उल्टी चल रही है। इस लाइफ में लॉयड जैसा दिखने वाला जो है वो जेवियर जैसे दिखने वाले यानी कि रिवाज का सर्वेंट है। तो फ्रेडोस ने जो मांगा था इन लोगों से, वो सुनने के बाद इन लोगों की हालत खराब है एंड ये लोग डर भी रहे हैं कि आखिर डीमन लॉर्ड ने हमसे ये क्या मांग लिया, क्या वो सच में पागल हो चुका है। सिरगी तो बोलती है ये वाला डीमन लॉर्ड ना सच में पागल हो चुका है। तो पहले तो ये तीनों एक दूसरे से पहले बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड की ये विश तुम लोग पूरी कर दो, लेकिन अब ये लोग भी ठहरे थोड़े हाई फाई लोग, तो ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो जो हार्तो को होता है वो एक आइडिया निकालता है। वो बोलता है हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल है तो ये काम हम क्यों करें, हम सीधा जाएंगे गाँव वालों के पास और ये काम उनसे ही करवाएंगे। एंड दूसरे ही पल हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पागल हो चुके हैं। ये लोग गाँव वालों के पास जाते हैं और उनसे जबरदस्ती बोलते हैं कि भाई करो क्योंकि हमें जरूरत है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ये जो गाँव वाले डीमन होते हैं वो उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया ही नहीं है तो मैं निकालू क्या, और अगर तुम लोग ऐसे खड़े रहोगे तो फिर तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, कम से कम तुम लोग यहाँ से जाओ तो सही, मुझे देखना तो बंद करो। तो जो सिपाही लोग होते हैं वो बोलते हैं कि दूसरे लोगों ने भी यही कहा, लेकिन हमारे जाने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाले। बट तभी वहाँ पर हार्तो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम साइड हटो, इससे तो मैं बात करता हूँ। एंड फिर वो उसे गले से पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम चुपचाप निकाल रहे हो या मैं तुम्हारा पेट काट के वहीं से निकाल लूं। तो हार्तो काफी गुस्से में होता है और वो बोलता है कि तो चलो ठीक है, तुम नहीं करने वाले तो अब मुझे ही करना होगा अपना काम। बट तभी वहाँ पे लाल बाल वाला इंसान आ जाता है, मतलब कि डीमन जो भी है। वो बोलता है कि बेवकूफी वाली बात मत करो, तुम इसका पेट काट लोगे, हमें उसके अंदर भी कुछ नहीं मिलेगा, बेफालतू में तुम एक डीमन को खो दोगे, अगर ये जिंदा रहेगा तो आगे जाके ये हमारे ज्यादा काम आएगा। जिस पे हार्तो कहता है तुमने तो बिल्कुल सही समझदारी वाली बात कही, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इन्हें खिला देता हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये लोग मुझे कुछ ना कुछ तो देंगे ही। एंड उसके बाद दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। बट जैसे ये लड़ने जाते हैं वहाँ पर आ जाता है क्रेटोस, जो कि अपने ब्लडी स्ट्राइक से इन दोनों की सिट्टी विट्टी गुल कर देता है। एंड उसके बाद वो सभी लोगों को एक साथ बुलाता है एंड फिर मीटिंग करता है। फिर उन लोगों से कहता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ ह्यूमन वेस्ट ही चाहिए, हम लोग एनिमल्स के वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पर मेन्योर बनता है सड़े हुए लकड़ी और मिट्टी और अंडे के छिलकों से, जिस पे ज़ेफरोज पूछता है कि ये मेन्योर क्या होता है। तो क्रेडोस बताता है कि मेन्योर एक ऐसी चीज है जो हमारे पौधों को नाइट्रोजन देगा। एंड फिर वो बोलता है कि लकड़ी का इंतजाम तो मैं टूटे फूटे घरों से कर लूंगा, लेकिन मैं अंडे के छिलके कहाँ से लाऊं। एंड फिर क्रेडोस बोलता है कि ज़ेफरोज जरा हमारी कंट्री का मैप लेकर आना। एंड फिर वो मैप में देखता है एंड सोचता है कि जैसा कि मैंने गेम में देखा था, वो पहाड़ी बिल्कुल उसी जगह है जहाँ पर मैंने सोचा था। तो इन बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ों के ऊपर रहते हैं ये वाले पक्षी, एंड वहाँ पर होता है इनका वेस्ट, एंड अंडे भी मिल जाएंगे, तो अंडों के छिलकों का भी इंतजाम हो गया। लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि गेम के अंदर भी इस जगह पर जाना मना था, लेकिन फिर भी वो किमची को उस जगह पर लेके जाता था। तो वो सोचता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है जहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ज़ेफरोस से बोलता है कि डीमन लॉर्ड आपको पता है ना कि आप उस जगह पे नहीं जा सकते, जिस पे क्रेडोस बोलता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है, एंड अपने मन में सोचता है कि वो जगह गेम के अंदर भी प्लेयर्स के लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन क्रेडोस को पता है कि वहाँ पर कैसे जाना है। एंड उसके बाद क्रेडोस अपनी पूरी पलटन को लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर ये तीनों सोचते हैं कि आखिर क्रेडोस सोच क्या रहा है। एंड यहाँ पर पता चलता है कि बहुत सारे डीमंस उन पक्षियों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऊपर तक नहीं चढ़ पाया और वहाँ से नीचे गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। बट क्रेडोस को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी तरफ देखता है, हंसता है और कहता है कि अगर मैं ऊपर तक पहुंच गया तो हम सब खाना खा सकते हैं और कोई भी डीमन भूखा नहीं मरेगा। एंड फिर क्रेडोस भागता हुआ उस पहाड़ी के ऊपर जाता है एंड बोलता है कि गेम के अंदर मैं सैकड़ों बार मर चुका हूँ इस पहाड़ी में चढ़ने के चक्कर में, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे ऊपर कैसे चढ़ना है। वो कूद के जाता है और उस पहाड़ी पे अपने पंजे घुसा देता है, एंड ये लोग भी उसे देखते हैं कि क्या डीमन लॉर्ड ये कर पाएगा। एंड तभी हम देखते हैं कि क्रेडोस एक पागलों वाली हरकत करता है, उसे जो स्किल मिला था अपने कपड़े स्टोर में रखने का, वो उसकी मदद से अपने कपड़ों को गायब कर देता है। एंड ये देख के ये चारों हक्के बक्के रह जाते हैं कि
बाप रे, ये डीमन लॉर्ड क्या कर रहा है? पहाड़ी पे चढ़ने के लिए इसे कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? एंड तभी हम देखते हैं कि क्रेडोस का आधा बॉडी तो दीवार में घुस चुका था एंड आधा बाहर दिख रहा था। एंड उसके बाद वो बोलता है कि अब मेरी बॉडी को मुझे सीधा करना होगा, जिसके लिए वो सीधा हो जाता है। तभी जो सिरगी होती है वो शर्म के मारे अपना मुंह पीछे कर लेती है, लेकिन जैसे ही क्रेडोस आगे के लिए मुड़ता है वो अपने कपड़े फिर से पहन लेता है। एंड फिर सिरगी देखती है ये बंदा क्या कर रहा है, बट वो फिर से पीछे मुड़ता है एंड फिर से अपने कपड़ों को गायब कर लेता है और फिर से आगे मुड़ता है तब पहन लेता है। एंड ऐसे करते करते वो पूरी पहाड़ी को चढ़ जाता है। एंड उसके बाद वो बताता है कि आखिर वो कैसे चढ़ा। सो कोई भी हम लोग गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ कुछ ग्लिच होता है ना, जिसकी वजह से हम दीवारों में घुस जाते हैं। एंड अक्सर ये फ्री फायर वगैरह में होता है, आप लोग चाहे तो देख लेना। सो क्रेडोस जब गेम खेलता था तब वो ये सब चीजें करता था। एंड उसके बाद उसने ट्राई किया कि अभी भी ये ग्लिच काम कर रहा है या नहीं, और अच्छी बात यह है कि ये ग्लिच काम कर रहा था एंड इसीलिए वो आसानी से उस पहाड़ी पे चढ़ पाया। एंड ये देख के सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। एंड उसके बाद ये रेड बालों वाला हल क्रेडोस के पीछे भागने लग जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमारे डीमन लॉर्ड ने कहा था कि अगर मैं ऊपर चढ़ गया तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा और इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ये बोल के वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जेफ्रोस उसे रोकता भी है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता है, भागता हुआ चला जाता है एंड उस पहाड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। उसे देख के क्रेडोस काफी जोर से चिल्लाता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, लेकिन फिर क्रेडोस टाइम पे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर क्रेडोस की हालत खराब हो रही थी क्योंकि वो पहले से कमजोर हो चुका है, तो उसे पकड़ के रखने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो सोचता है कि मेरा हाथ तो गया काम से। एंड ये देख के इसे काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आखिर डीमन लॉर्ड उसे क्यों बचा रहा है। एंड क्रेडोस भी ये सोचता है कि आखिर मैं इसे बचा क्यों रहा हूँ। एंड फिर उसे अपने इंसानों वाली जिंदगी याद आती है जहाँ पर उसका एक जूनियर होता है एंड वो उससे मदद मांगता है क्योंकि उसका जो बॉस होता है वो उसे कोई काम दे रहा था शायद, लेकिन उसे वो नहीं करना था। तो वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि प्लीज तुम जाके बॉस से बात करो क्योंकि वो तुम्हारी बात सुनते हैं। लेकिन फिर जो किम होता है वो उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो बॉस से जाके बात करेगा तो बॉस उसे छोड़कर किम को ही पकड़ लेगा एंड उसी से काम करवाएगा, इसीलिए उसे साफ मना कर देता है कि नहीं भाई मेरे से ये नहीं होगा। एंड इसी बात पे उसका जो जूनियर है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी किम कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए इस लाइफ में वो अपने जूनियर को बचाना चाहता है एंड वो अपनी पूरी ताकत लगाता है जिससे उसके हाथ की वाट लग जाती है, बट फिर भी वो बहुत ही मुश्किल से उसे उठाता है एंड अपनी पूरी ताकत लगा के उसे ऊपर के लिए फेंक देता है, जिससे वो बच जाता है एंड पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। एंड उसके बाद उसका जूनियर काफी ज्यादा सैड हो जाता है एंड उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल होता है। वो उसे बोलता है कि मैं तो आपके किसी काम का नहीं हूँ, फिर आपने मुझे बचाया क्यों। डीमन लॉर्ड भी सोचता है कि हाँ यार, उल्टा ये तो मेरा सर काटने वालों में से एक है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने बोलता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा एक फॉलोवर कम हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, बाकी मुझे तुम्हारा घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरा काम करोगे बस, मैंने इसीलिए तुम्हें बचाया। एंड इससे ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्रेडोस को भी उसके जूनियर की याद आ जाती है उसे देख के। एंड तभी सिस्टम को क्रेडोस का नोटिफिकेशन आता है कि मुबारक हो, डीमन के 4 जनरल्स में से एक यानी कि बाल आपका वफादार फॉलोवर बन चुका है। And वो आपके काम से काफी ज्यादा खुश भी है, इसीलिए आपको मिलता है एक हैप्पी पॉइंट। एंड फिर क्रेडोस सोचता है क्या कहा हैप्पी पॉइंट, आखिर ये किस काम की चीज है। एंड फिर सिस्टम से उसे पता चलता है कि हैप्पी पॉइंट ऐसी चीज है कि जब तुमसे कोई खुश होगा, मतलब किसी को अगर तुम खुश करोगे तो तुम्हें एक हैप्पी पॉइंट मिलेगा। और मजे की बात ये है कि तुम इस हैप्पी पॉइंट से बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो एंड बाकी और भी सारे स्किल्स होते हैं वही सब। एंड ये चीज देख के क्रेडोस इतनी खतरनाक स्माइल देता है कि बॉल्डर उसकी शक्ल को देख के बोलता है कि बाप रे, अब इसे देख के पक्का लग रहा है कि इसने किसी नेक इरादे से मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो अभी के अभी खा जाएगा ये मेरे को। एंड फिर सभी बकवासों के बाद क्रेडोस वहाँ पे अपना काम शुरू करता है, यानी कि उसे जो चाहिए था अंडे के छिलके एंड उन बर्ड्स का वेस्ट, तो वो उन सामानों को अपने हाथों में उठाता है और नीचे वालों से कहता है कि देखो अच्छे से कैच करना है इसे, अगर यहाँ वहाँ बिखरा ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। एंड ये लोग हैरान कि छी ये ऐसी चीजें हमारे ऊपर फेंकेगा, बट इन लोगों को कुछ बोलने या सोचने का टाइम मिलता उससे पहले क्रेडोस सारा का सारा कचरा इन लोगों के ऊपर फेंक देता है। फिर ये बोलती है छी मैं ऐसी चीज को बिल्कुल नहीं पकड़ सकती, लेकिन क्रेडोस यहाँ बात किसी की कहाँ सुनने वाला है, वो उनके ऊपर फेंकता ही जाता है। एंड उसके बाद सारी चीजें ये लोग बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अब मुसीबत ये है कि इन सबको मिक्स करना है। सो क्रेडोस जाता है सिरगी के पास एंड उसे बोलता है कि तुम इसे मिक्स करने वाली हो, जिसपे वो चिल्लाने लगती है कि क्या कहा तुमने, मेरे हाथ इन सब चीजों को मिक्स करने के लिए नहीं बने हैं। एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन क्रेडोस उससे और भी ज्यादा गुस्से से बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हें कोई आसान काम दे देता हूँ। एंड फिर वो असरात की तरफ अपनी उंगली करता है और बोलता है कि
कि देखो इसे, क्या तुम्हें इसके जैसा काम करना है। एंड उसके बाद क्या बेचारी को मजबूरी में सारा काम करना पड़ा एंड वो चिल्ला चिल्ला के सारा काम कर भी रही थी। एंड क्रेडोस पीछे से बोलता है कि बाप रे, एक सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया था, कितने डरावना है ये सब और कितने जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मेरी तो जान ही निकल गई थी, तो मुझे इन लोगों से थोड़ा बच के रहना होगा। एंड उसके बाद जाता है वो हार्तोक के पास एंड उससे बोलता है मैं चाहता हूँ तुम यहाँ की हवा में नमी पैदा कर दो। जिससे हार्तोक बोलता है कि क्या कहा आपने, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है और ये काम मैं क्यों करूँ भला। जिस पे क्रेडोस बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें आसान काम देता हूँ, तुम असुरात की तरह बन जाओ। मतलब वो उन सभी को ब्लैकमेल कर रहा है, असुरात को दिखाकर डरा रहा है। एंड फिर हार्तोक को भी मजबूरी में अपना काम करना पड़ता है। एंड फिर हमें बॉल्डर को दिखाया जाता है जो उन सबको चेक करता है जो भी मेन्योर इन्होंने बनाया है। एंड फिर वो बोलता है कि हाँ, ये पहले से थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं बट अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है और ये चारों पांचों काफी नहीं है ये काम करने के लिए। सो यहाँ पे क्रेडोस को और भी लेबर्स की जरूरत है। सो वो जाता है डीमंस की बस्ती में जहाँ पर लो रैंक वाले डीमन रहते हैं एंड वहाँ पर जाके वो उनको किडनैप करने वाला है, मतलब कि उन्हें पकड़ के लाने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें दो लो रैंक के डीमन को दिखाया जाता है जहाँ पर ये छोटी डीमन अपने डैड से कहती है कि आप मुझे खा लो क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा भूखे हो। एंड फिर हमें इनका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े डीमंस ने हमला किया था और एक डीमन उसे खाने वाला था, लेकिन उसकी मम्मी उसके आगे आ जाती है और बोलती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, मुझे खा लो। एंड फिर वो डीमन उसे खा जाता है। तो अभी वो अपने फादर से कह रही है कि प्लीज आप मुझे खा लो, लेकिन उसका बाप बोलता है नहीं, तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा। बट तभी वहाँ पर आ जाते हैं क्रेडोस और उसकी पलटन एंड वहाँ पर वो बोलता है कि इस डीमन में थोड़ी बहुत ताकत है तो इसे भी उठा लो। इस पे वो डीमन रोने लग जाता है और कहता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मुझे अगर आप लोग ले जाओगे तो वो मर जाएगी। बट वो लोग नहीं सुनते और उसे ले जाने लगते हैं। तभी क्रेडोस पीछे मुड़ के देखता है उस बच्ची को और सोचता है कि मैं यहाँ पर दया नहीं दिखाने वाला, क्योंकि गेम में भी जब मुझे ये डीमन लड़की मिली थी तब मैंने बिल्कुल दया नहीं किया था और उसे मार दिया था। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन लोगों ने जितने भी सारे डीमंस को, मतलब कि लो रैंक के डीमंस को इकट्ठा किया था। क्रेडोस उन सभी को ऑर्डर देता है कि वो मेन्योर यानी कि ये जो भी खाद वगैरह बना रहे हैं उन सब पे काम करे। मतलब ये देख ही लो आप लोग क्या ही कर रहे हैं ये लोग। सो उनमें से एक बंदा बोलता है कि हम लोग अपनी एनर्जी यहाँ पर क्यों वेस्ट कर रहे हैं, बेफालतू में यहाँ पर फार्मिंग तो हो नहीं सकती और हम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जिसमें दूसरा बंदा बोलता है कि चुप रहो, कहीं डीमन लॉर्ड ने सुन लिया ना तुम्हारी आवाज तो तुम्हारा सर तो गया काम से। एंड तभी वहाँ पर क्रेडोस आ भी जाता है और वो उस इंसान से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे थोड़ा सा काम है। एंड फिर वो उसे एक पौधे को दिखाता है एंड वो बोलता है कि यहाँ पर यही एक चीज है जिसे हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चीज लगाने के लिए है ही नहीं। एंड वो बताता है कि ये थोड़ा जहरीला है, इसलिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है इस पे कि ये खाने लायक है या नहीं। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने चेक करने के लिए उस छोटी बच्ची को खिलाया है ये चीज। एंड जैसे उस डीमन को पता चलता है वो भागते हुए अपने घर जाता है और अपनी बच्ची से मना करता है कि उसे मत खाना, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो उन चीजों को खा रही थी। एंड फिर वो बहुत ही घबराते हुए अपनी बच्ची से बोलता है कि क्या तुम सच में ठीक हो। तो यहाँ पर डीमन लॉर्ड बोलता है कि तो अब तुम्हें मुझ पे भरोसा हुआ। बहुत साल पहले ह्यूमंस इस चीज को खाया करते थे, मतलब ये जहरीला था लेकिन वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके इसे ठीक किए और फिर खाने लगे और ये चीज अब आलू के नाम से जानी जाती है। एंड फिर वो जो छोटी बच्ची होती है वो डीमन लॉर्ड से थैंक यू बोलती है कि उसने उसे खाना दिया। एंड तभी हमें दिखता है कि क्रेडोस को एक और हैप्पी पॉइंट मिल जाता है। एंड फिर वो सोचता है कि वाह, मैंने इसे खाना दिया तो ये खुश हो गई और मुझे एक हैप्पी पॉइंट मिला। इसका मतलब ये है कि मैं बाकी डीमंस को भी अगर खाना दूंगा तो वो भी खुश हो जाएंगे और मुझे बहुत सारे हैप्पी पॉइंट मिलेंगे और उन हैप्पी पॉइंट से मैं बन जाऊंगा फिर से सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान या डीमन लॉर्ड जो भी है। बट क्रेडोस यहाँ पर उस खतरनाक हंसी के साथ बोलता है कि बच्ची, मैंने तुम्हें इसीलिए खाना दिया ताकि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ। एंड उसका ये फेस देख के सभी लोग डर जाते हैं कि बाप रे, ये तो सच में एक एविल डीमन लॉर्ड है। ये ऐसा इसीलिए कह रहा है ताकि ये बच्ची जल्दी बड़ी हो जाए और फिर ये उसे खा जाएगा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये डीमन लॉर्ड का कैसल। एंड डीमन लॉर्ड का ये कैसल इस जगह के सबसे निचले हिस्से में है। एंड यहाँ पर जो व्हाइट हिस्सा है वो डीमन लॉर्ड का हिस्सा है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1st स्टार, 3 स्टार, 3rd स्टार एंड 4th स्टार एरिया। एंड इन जगहों में अलग अलग डीमंस रहते हैं एंड वहाँ पर भी अलग अलग मास्टर है, लेकिन उन सब का लॉर्ड है क्रेडोस। एंड ये जगह है क्रेडोस की जगह, जहाँ पर दिन होते ही बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि क्रेडोस ने कैसे इन जहरीले आलू को खाने लायक बनाया। तो सबसे पहले तो उन्होंने इन जहरीले आलूओं को इकट्ठा किया, उसके बाद जमीन पे बहुत सारे आलूओं को जमा लिया और उसके बाद क्रेडोस ने बॉल्डर से कहा कि जाके सारे आलूओं को कुचल डालो अपने पैरों से। लेकिन वो यहाँ पे क्या करता है, उन्हें इस तरीके से कुचलता है जिससे उसके अंदर का जो रस होता है वो बाहर निकल जाए। एंड फिर उसे सुखाकर उसे नॉर्मली बना लेते हैं। एंड फिर वो कुछ इस टाइप का बन जाता है और खाने लायक बन
जाता है। और उसके बाद क्रेडोस जेफरोज से कहता है कि जाकर सारे उन डीमंस को इकट्ठा करो जो लोग काम कर रहे हैं। एंड फिर वो सब एक जगह में इकट्ठा हो जाते हैं। एंड फिर क्रेडोस उन सभी के हाथों में खाना दे देता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं होता है पर थोड़ा सा जरूर होता है। लेकिन वो डीमन लोग ना उस खाने को खा नहीं रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरे परिवार वाले इसे खा के मर चुके हैं, मैं बेवकूफी नहीं करने वाला, तो मैं इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे दिखने वाले डीमन लॉर्ड के बाद में आ जाऊंगा। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये पहले हमें ये सब खिलाना चाहता है एंड फिर हम मर जाएंगे और फिर ये हमें खा जाएगा। लेकिन तभी एक डीमन बोलता है तुम लोग बाहर में जाओ। एंड ये उसी छोटी बच्ची का फादर है जिसने पहले ये चीज खाई थी। एंड वो बिना हिचकिचाए खा भी लेता है। सो उसे देख के बाकी सब भी धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके भी पेट में चूहे दौड़ रहे थे ना। एंड इन लोगों ने इस खाने का नाम रखा है च्यूनो। एंड उसके बाद ये खाना खाने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड क्रेडोस को सभी लोग थैंक्स बोलते हैं। एंड उसके बाद क्रेडोस के नाम के नारे लगाने लग जाते हैं, यस क्रेडोस ऐसे करके। लेकिन क्रेडोस को ये नारा अच्छा नहीं लगता, तो वो बोलता है कि इनका नारा तो मैं बाद में चेंज करूंगा। एंड दूसरी ओर जेफरोज क्रेडोस को देखता है और कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये इंसान यहाँ पर खाना उगा सकता है। एंड हमें दिखाया जाता है क्रेडोस को 50 हैप्पी पॉइंट और मिले हैं, इसलिए उसके पास टोटल 51 हो गए हैं। पर फिलहाल वो उन पॉइंट्स को सेव करता है बाद में काम में लेने के लिए। एंड उसके बाद वो सोचता है कि हमें मैन्योर बनाने वाले और जो आलू के वो पौधे ढूंढने होते हैं, उन दोनों कामों के लिए जितने भी डीमंस हैं उनका टीम अलग अलग बनाना पड़ेगा। बट वो कुछ बोलता है उससे पहले ही जेफरोज बोलता है कि तुम लोग बाकी लोगों के पास भी जाओ और उन्हें बोलो कि डीमन लॉर्ड ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो तुम सबको खाना देंगे, बस तुम्हें क्या करना है वो जो आलू के पौधे हैं उन्हें ढूंढकर हमारे पास लाना है और उसके बदले में हम तुम्हें वाउचर्स देंगे। एंड उन वाउचर्स की मदद से तुम लोग च्योनोस ले सकते हो, यानी कि खाना। एंड उसकी बात सुनकर डीमन लॉर्ड भी कहता है ये जितना दिखता है उतना ही स्मार्ट भी है। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है मेरी। एंड फिर हम देखते हैं बहुत सारे डीमंस काम में लग जाते हैं एंड वो बहुत सारे आलू के प्लांट्स को ढूंढते हैं। वही सिरकी अपना वही मेन्योर मिक्स करने वाला काम करती है और हर तो वहाँ पर बारिश करता रहता है। वही जो बाकी मजदूर लोग हैं वो यहाँ पर असुरात के साथ खेल रहे हैं, जहाँ पर क्रेडोस उनके नाक में दम कर रहा है कि यहाँ लगाओ फिर वहाँ लगाओ। एंड जब भी असुरात उसे कुछ बोलने जाता है तब डीमन लॉर्ड उसे लाइट के झटके दे देता है। एंड देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे मेन्योर इकट्ठा हो चुके थे। बट तभी पीछे से असुरात डीमन लॉर्ड को बोलता है कि क्रेडोस के बच्चे तुम मुझे जान से मार देना, लेकिन इतनी ज्यादा बेइज्जती मत कर, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा। बट क्रेडोस उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधा ब्लडी स्ट्राइक दे देता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्रेडोस और जेफरोज आपस में बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जेफरोज एंड क्रेडोस ने मिलकर कुछ मैसेंजर्स को इकट्ठा किया है एंड फिर उन लोगों को स्टार मास्टर के पास भेजा है मदद मांगने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर है मतलब डीमन लोग काफी ज्यादा भूखे हैं एंड उनकी संख्या भी कम है, इसीलिए वो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। सो क्रेडोस ने ये सोचा है वो मदद के लिए स्टार मास्टर से बोलेगा। वही हमें दिखाया जाता है एक स्टार मास्टर को, जिसके पास उसका एक मैसेंजर आता है जो बोलता है कि लगता है डीमन लॉर्ड क्रेडोस ने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना लिया है और अब वो बहुत जल्द वहाँ पर खेती भी कर लेगा एंड सभी डीमंस को खाना मिल जाएगा। बट ये लोग ऐसा नहीं चाहते है। ये जो स्टार मास्टर है वो चाहता है कि डीमन लॉर्ड ऐसा ना करे और वो लड़ाई करे। सो वो बोलता है कि मुझे लगता है ये वो सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझसे डरता है। तो ये है फर्स्ट स्टार मास्टर और ये चाहता है कि क्रेडोस हार जाए और उसकी जगह ये डीमन लॉर्ड बन जाए। तो ये जो उसका चेला होता है वो बताता है कि बाकी स्टार मास्टर्स को नहीं पता है कि क्रेडोस ने जंग रोक दी है, इसलिए वो लोग जंग नहीं रोक रहे हैं, वो अभी जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्रेडोस ने सभी के पास कुछ मैसेंजर्स भेजे हैं, बट ये लोग प्लानिंग करते हैं कि वो उन मैसेंजर्स को स्टार मास्टर्स तक नहीं पहुंचने देंगे और बाकियों को पता नहीं चलने देंगे कि क्रेडोस क्या कर रहा है, और इसीलिए वो लोग भूख से मर जाएंगे और तब ये फर्स्ट स्टार मास्टर उन सभी को खा जाएगा एंड वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी बन जाएगा एंड उसकी आर्मी भी बड़ी हो जाएगी एंड उसकी मदद से वो क्रेडोस को खत्म कर देगा और वो बन जाएगा यहाँ का डीमन लॉर्ड। तो ये स्टार मास्टर उसके चेले को ऑर्डर देता है कि जाओ और क्रेडोस को तबाह कर दो, उसकी जमीन को पूरी बंजर बना दो वापस, ताकि वहाँ पर फसल ना उग सके। एंड उसके चेले का नाम है फिकामिर एंड उसके बॉस यानी कि फर्स्ट स्टार मास्टर का नाम है सारुथुल। तो फिकामिर सीधा निकल जाता है डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस को तबाह करने। वही हमें असुरात को दिखाया जाता है जो ठंड के मारे कांप रहा था, क्योंकि वहाँ पे रात का वक्त था और रात के वक्त वहाँ पे बहुत ठंड होती है। जैसे वहाँ पे फिकामिर पहुँचता है वो देखता है असुरात वहाँ पर बंधा पड़ा है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। सो असुरात को देख के फिकामिर कहता है कि बाप रे तुम्हारा ये हालत बना दिया है डीमन लॉर्ड ने। सो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम बहुत जल्द क्रेडोस को बर्बाद कर देंगे और तुम्हें यहाँ से आजाद कर देंगे एंड उसके बाद तुम सारुथुल यानी कि हमारी आर्मी में आ जाना, क्योंकि बॉस सारुथुल तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है फिकामिर और उसकी भूतिया आर्मी को एंड ये है उसकी भूतिया आर्मी एंड इन लोगों को देख के मुझे डर नहीं पता नहीं हंसी क्यों आ रही है। एंड उनमें से एक पागल भूत फिकामिर से कहता है कि देखो इसे मेन्योर कहते हैं और डीमन लॉर्ड ने इसके बारे में बताया था, ये काफी काम की चीज है, तो हम लोग इसका क्या करें बताइए। तो फिकामिर कहता है कि वाह तुमने बहुत ही अच्छी चीज ढूंढी है, ये मेन्योर उसके काफी काम
काम की चीज है। तो एक काम करो, तुम इन पूरे मैन्योर्स को पूरी जो यहाँ की जमीन है उस सभी में बिखेर दो एंड काफी अच्छे से मिक्स कर देना ताकि वो इसका बाद में इस्तेमाल ना कर सके। एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो सारे जो भूत होते हैं वो सारे मैन्योर्स को पूरी जमीन में वहाँ पर बिखेर देते हैं और पूरी जमीन में अच्छी तरीके से उन्हें मिक्स भी कर देते हैं मिट्टी के साथ। एंड तभी असुरात सोचता है कि ये बंदा कर क्या रहा है। एंड फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेफिरोस और डीमन लॉर्ड बात कर रहे थे कि मैन्योर अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन हमारे पास मजदूर बहुत कम है और ये काफी सारे मैन्योर है, इसीलिए इन सबको जमीन में चारों तरफ बिखेरने में हमें काफी वक्त लग जाएगा और हमारे जो मजदूर है वो काफी ज्यादा भूखे भी है, तो बेचारे वो अकेले करेंगे कैसे ये सब। एंड क्रेडोस को इसी बात की टेंशन हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मैसेंजर्स को भेजा स्टार मास्टर के पास मदद मांगने के लिए। बट ये नमूने जो क्रेडोस का काम खराब करने आए हैं वो लोग जाने अनजाने में उसकी मदद कर देते हैं। यहाँ पे असुरात भी बैठा बैठा यही सोचता है कि ये गधा उसका काम बढ़ाने आया है या उसकी मदद करने आया है। कामेर और उसकी पूरी पलटन ने मिलकर क्रेडोस की यहाँ पर अच्छी खासी मदद कर दी थी। उसके बाद इन लोगों को लगता है कि इन्होंने क्रेडोस का नुकसान कर दिया है। सो जब तक इनका काम पूरा होता है वहाँ पर सुबह हो जाती है। एंड काम करने के बाद जब सुबह हो जाती है तो सूरज की रोशनी की वजह से ये जो सभी भूत लोग हैं उनकी मौत हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर भूत भी मर सकते हैं। तो उन लोगों की मौत पे फिकामिर थोड़ा सा रोता है एंड बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की और हम सब ने मिलकर क्रेडोस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। एंड अब बस वो यही देखना चाहता है कि इन सब चीजों को देखने के बाद क्रेडोस का क्या रिएक्शन होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रेडोस और ज़ेफिरोस को एंड उनके सामने आलू का ढेर लगा था। पर यहाँ हमें क्रेडोस बताता है कि ये जो सारे आलू है वो स्लीपिंग मोड में चले गए हैं, जिसपे ज़ेफिरोस पूछता है कि अब इसका क्या मतलब होता है। तो क्रेडोस बताता है कि अगर हम इन आलूओं को उगाएंगे तो इनके जब पौधे निकलेंगे तो हमें इनसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ कुछ इस तरीके की घटना हुई है। ये लोग जमीन के अंदर आराम से सो रहे थे और हम लोगों ने इन्हें इनके बालों से पकड़कर बाहर निकाल लिया एंड घबराहट से ये लोग स्लीपिंग मोड में चले गए और इसीलिए अगर हम इन लोगों को उगाएंगे तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो क्रेडोस यहाँ पे बताता है कि अगर हम लोग इनको उगाना चाहते हैं और इनकी खेती करना चाहते हैं तो हमें इन आलू को कम से कम 2-3 हफ्तों तक 4 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसे गर्म और अंधेरी जगह में रखना पड़ेगा और इन सब चीजों को करने के बाद ही हम इन आलूओं को उगा सकते हैं। तो यहाँ पे वो सोचता है कि मैं सिरगी की मदद से तापमान ठंडा कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि मैंने उसे दूसरा काम दे दिया है। और हार्तोग भी ये काम कर सकता है, लेकिन फिलहाल वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में है और अगर इस हालत में मैंने इन दोनों को कोई काम दे दिया ना तो ये दोनों पक्का मिलकर मुझे मार डालेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल वो यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकता, तो वो जाता है सीधा अपने खेत में एंड वहाँ जाके वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि फिकामिर और उसकी टीम ने उसका सारा काम कर दिया था। तो क्रेडोस यहाँ पे हैरान कि ये सब कुछ आखिर करा किसने। वो असुरात को देखता है लेकिन वो तो कुछ कर भी नहीं सकता, वो सोया पड़ा होता है आराम से। एंड क्रेडोस हैरान कि आखिर ये जादू किया किसने। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे रेड बालों वाले भैया को, जो कि फिकामिर के ठीक पीछे खड़ा था। एंड फिकामिर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रेडोस काफी ज्यादा नाराज हो गया है एंड उसका चेहरा देख के उसे लग रहा था कि वो शॉक है, बहुत ही हैरान है कि आखिर ये सब कुछ नुकसान किसने कर दिया। बट ऐसा नहीं है, क्रेडोस यहाँ पे काफी ज्यादा खुश है लेकिन उसके चेहरे से लग नहीं रहा था। पर यहाँ पे जो बोल्डर होता है वो फिकामिर को पकड़ के सीधा क्रेडोस के सामने ले आता है। फिर वो क्रेडोस से कहता है कि देखो डीमन लॉर्ड, ये पेड़ के पीछे छुप के आप सब पे नजर रख रहा था। एंड क्रेडोस भी कहता है कि ये तो भूतों वाली जो आर्मी है उसका बॉस है ना फिकामिर। और फिर क्रेडोस बस यही कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और फिकामिर यहाँ पे कुछ बोल पाता उससे पहले ही क्रेडोस उसके मुंह पे बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे उसका पूरा मुंह ही पिचक जाता है। जिसपे ज़ेफिरोस बोलता है कि आपने उसे मारा क्यों, उसने तो अभी आंसर भी नहीं दिया, उससे पहले आपने उसे मार दिया। जिसपे क्रेडोस बोलता है कि उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है और इसीलिए मैंने उसे मार दिया ताकि वो हमें सब कुछ सच सच बताए और हमसे डरा हुआ रहे। एंड फिकामिर भी यहाँ पे यही सोचता है कि जैसा कि डीमन लॉर्ड से उम्मीद था, लेकिन मैं फिकामिर हूँ, मैं कुछ भी बात इतनी आसानी से नहीं बोलूंगा। एंड ये बात सुन के क्रेडोस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो फिकामिर को बहुत मारता है एंड उसकी हालत भी खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। एंड उसे मारते मारते तो बेचारा क्रेडोस ही थक जाता है। लेकिन फिकामिर बोलता है मैं इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला, तुम जितना चाहे मुझे मार लो। लेकिन फिर क्रेडोस अपनी चाल चलता है, उसके पास जो हैप्पी पॉइंट थे ना वो उससे अपनी पावर बढ़ा लेता है और उसके बाद उसे खींच के मुक्का मारता है। एंड इस बार मार खा के फिकामिर की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है रुको रुको, मैं सब कुछ सच बता देता हूँ। एंड उसके बाद वो सारुथुल का पूरा प्लान डीमन लॉर्ड को बता देता है कि वो किस तरीके से ह्यूमंस एंड डीमन के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है और जो भूखे कमजोर डीमंस होंगे सारुथुल उन्हें खा लेगा एंड उसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, फिर क्रेडोस को हरा देगा
जाएगा, फिर यहाँ का डीमन लॉर्ड बन जाएगा। एंड फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है क्रेडोस काफी ज्यादा टेंशन में बैठा था और ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि फिकामिर के हिसाब से फर्स्ट स्टार मास्टर यानी कि सारुथुल, उसका अलग ही प्लान चल रहा है। वो चाहता है कि डीमंस कमजोर हो जाए और उसकी पावर यहाँ पे बढ़ जाए। तो यहाँ पे जेफरोस बोलता है कि ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चांस है। अगर आप फर्स्ट स्टार मास्टर को हरा दो, तो आप सारे डीमंस जो कि आपके खिलाफ खड़े हैं उन सब की बोलती बंद कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। एंड फिर वो खुद ही बोलते हैं कि हाँ ये तो ठीक है कि आप उन्हें हरा दोगे, लेकिन दिक्कत ये है कि आप उन्हें हराओगे कैसे। जिस पर क्रेडोस बोलता है कि हाँ क्योंकि उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अपनी बॉडी को एक भूत में बदल सकता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ तक कि गेम के अंदर भी जब मैं सारुतुल से लड़ाई करता था तब मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि वो डरपोक सिर्फ भूत बन जाता है और यहाँ वहाँ छुपता फिरता है। एंड फिर दूसरे सीन में हमें इस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो आसुरात के सामने खड़ी होती है एंड उससे थैंक यू बोलती है। आसुरात उसे काफी ज्यादा गुस्से से देखता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रही हो। एंड फिर वो उससे बोलती है कि मैं थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप भी हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं यहाँ पे खाना उगाने के लिए। एंड अभी उनके पास खाना है तो इन सब के लिए वो उन्हें थैंक यू बोल रही है। बट यहाँ पर आसुरात खुश नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही गुस्से से चिल्लाता है जिससे वो बेचारी वहाँ से डर के भाग जाती है। एंड फिर वो काफी गुस्से से बोलता है कि जब भी मैं यहाँ से आजाद हूँ सबसे पहले तुम्हें ही मार के खाऊंगा। बट तभी उसे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। एंड वहाँ पे हमें दिखता है कि क्रेडोस वहाँ पे खुशी से नाच रहा होता है एंड उसके साथ कुछ और डीमंस भी नाच रहे होते हैं। एंड वो देखता है वहाँ पर एक और लाइटनिंग रोड बन गया था एंड ये लाइटनिंग रोड है फिकामिर। असुरात पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है एंड कहता है कि क्या कहा है एक और लाइटनिंग रोड। एंड उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो आजाद होने वाला है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना क्रेडोस बहुत ही ज्यादा बदमाश डीमन लॉर्ड है, तो वो यहाँ पे असुरात को भी आजाद नहीं करता और फिकामिर को भी लगा देता है। मतलब अब एक साथ दो दो लाइटनिंग रोड, यानी कि काम अब और भी ज्यादा जल्दी और आराम से हो जाएगा। एंड उसके बाद वो ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है एंड इन दोनों को लाइट के झटके फटके पड़ते हैं एंड दोनों की बहुत ही बुरे ढंग से वाट लग जाती है। एंड जैसे सारुथुल देखता है कि फिकामिर को लाइट के झटके पड़ रहे हैं, वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं मेरा बच्चा, ये कितना दर्दनाक है। और क्रेडोस उतना ही उन्हें लाइट के झटके दे रहा है, वो रुकता ही नहीं है, बार बार करता ही जाता है। वही फिकामिर का दर्द देख के सारुथुल रोने ही लग जाता है और कहता है कि प्लीज इन सबको रोको। एंड दूसरी ओर हमें पेड़ में एक बर्ड को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कोई गोला था, जिसकी मदद से ही सारुथुल यहाँ का सब कुछ देख पा रहा था कि फिकामिर के साथ क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। एंड वही दूसरी ओर हम छोटी बच्ची यानी कि फ्लूट को देखते हैं कि वो जमीन को खोद रही थी एंड वो यहाँ पे सबकी मदद करना चाहती थी। एंड असुरात उसे देख रहा होता है। तभी क्रेडोस उससे पूछता है कि हे छोटी बच्ची, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसपे वो कहती है कि आप सब लोग मिलके यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ खाना उगाने के लिए। जिसपे असुरात बोलता है कि हाँ तुम हो भी एक लो रैंक की पागल डीमन। एंड फिर असुरात हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे जमीन में खाद को किसने फैलाया। ये इंसान जो मेरे साइड में खड़ा है, मतलब बंधा पड़ा है, उसी ने इन सारे जमीन पे खाद को फैलाया है और तुम लोगों की मदद की है। ये सुनने के बाद फ्लोड उसके पास आ जाती है और उसे थैंक यू बोलती है कि आपने हमारा इतनी ज्यादा मदद कर दिया। एंड उसके बाद भी आप यहाँ के लाइटनिंग रोड बने हैं। एंड ये सब सुनने के बाद कामिर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो उस बच्ची को काफी ज्यादा क्यूट बोलता है एंड स्माइल भी करता है। बट असुरात यहाँ पे इन सब का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम सब लोग ना पागल हो चुके हो, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग इस बंजर जमीन में खेती कर सकते हो, ये करना नामुमकिन है और देखना अंत में तुम लोग भूखमरी की वजह से मर जाओगे। लेकिन ये सब सुनने से पहले ही फ्लोड यहाँ से भाग जाती है और कहती है कि मुझे अपने आलू के पास जाना है। एंड असुरात यहाँ पे सोचता है कि ये लो रैंक की डीमन क्या ही मदद कर लेगी इन लोगों की। एंड दूसरे सीन में हमें जेफरोस और क्रेडोस को दिखाया जाता है। एंड यहाँ पे जेफरोस बोलता है कि लगता है कि हमारी प्लानिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जो सारुथुल है वो इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उसे पहले से ही पता होगा कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ जाल तो बिछा कर रखा ही होगा। जिस पे क्रेडोस बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो यहाँ पे नहीं आएगा लेकिन वो अपनी आर्मी को यहाँ पे जरूर भेजेगा एंड बस तभी हमें उन्हें खत्म करना है। एंड दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जो सारुथुल होता है वो फिकामिर पे नजर रख रहा होता है एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है क्रेडोस कि तुम यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हो वो मुझे नहीं दिख सकता, मैं वहाँ पर सब कुछ बहुत ही आराम से देख सकता हूँ। एंड वो यहाँ पे बोलता है कि उसे फिकामिर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन अफसोस वो अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी उसका मेन गोल है क्रेडोस को बर्बाद करना और वो ये करके रहेगा। एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो जगह जहाँ पर क्रेडोस ने सारे आलू को जमा कर रखा था जिन्हें वो उगाने वाला था। एंड उसके बाहर हमें दिखते हैं सारुथुल के कर स्प्रिट एंड ये लोग यहाँ पर आए हैं क्रेडोस को बर्बाद करने के लिए। एंड उसके बाद वो सारे स्प्रिट घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उनके स्वागत के लिए पहले से ही वहाँ पे क्रेडोस होता है।
एंड एक टाइम के लिए क्रेडोस को देख के वो सभी स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन टेंशन तो यहाँ पे क्रेडोस को हो रही थी क्योंकि सारुथिल ने जिनको भेजा है ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम लोग इन पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग इन पे अटैक करते हैं तो सब कुछ आर पार हो जाता है। और तो और अगर ये लोग किसी को टच कर ले तो वो उसकी पूरी उम्र को सोख सकता है और ये लोग किसी की भी एबिलिटी को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन क्रेडोस यहाँ पे फालतू में थोड़ी बैठा था, उसने भी कुछ प्लानिंग की है। एंड फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ मेरा रियल ट्रैप क्या है। तो यहाँ पर वो चिल्लाते हुए ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है। एंड यहाँ पर क्रेडोस की हंसी देख के तो आधे स्पिरिट पागल ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रेडोस होता है वो अपने ब्लडी स्ट्राइक का यूज सीधा उन लोगों पे नहीं कर सकता है, तो वो अपना जो ब्लड होता है उसे उस कमरे के दरवाजे के और एंड चारों तरफ बिखेर देता है। एंड उसके बाद ही होता है असली खेल शुरू। जब वो सारे स्पिरिट बाहर जाने की कोशिश करते हैं तब वो अपने बिजली के पावर को यूज करता है। एंड फिर जो बिजली होता है वो उसके ब्लड में चारों तरफ घूमता है और जब स्पिरिट बाहर जाने की कोशिश करते हैं तब उन्हें झटका लग जाता है। एंड तभी क्रेडोस जोर से चिल्लाता है कि अब होगा उन पे फिजिकल अटैक। एंड तभी जो डीमन लोग होते हैं वो उस कमरे को तोड़ते हुए आते हैं, उन पे अटैक करने लगते हैं, क्योंकि जो स्पिरिट्स होते हैं वो झटका खाने के बाद अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। एंड उसके बाद सारे डीमन मिलकर उनकी बहुत ही बुरे ढंग से वाट लगाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं क्रेडोस को जो कि अपनी ही तारीफ कर रहा होता है कि मैं हूँ डीमन किंग और इस दुनिया के लिए बिल्कुल फिट। लेकिन तभी हम देखते हैं एक स्पिरिट उन आलुओं के पास जा रहा था और क्रेडोस उसे देख लेता है। एंड फिर क्या, उसकी खैर नहीं, उसे भी बिजली के झटके पड़ जाते हैं। एंड फिर क्रेडोस आ जाता है उन आलुओं के ऊपर। लेकिन तभी हम साइड में देखते हैं फ्लूड वहाँ पे बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, जिसपे क्रेडोस सोचता है अब इसके साथ क्या हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक स्पिरिट फ्लूड के पास आ रहा था उसे खाने के लिए। एंड तभी फ्लूड के पापा भी देख लेते हैं, वो काफी जोर से चिल्लाते हैं। एंड फिर क्रेडोस बोलता है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये कुछ लुके छुपे बेवकूफ लोग रह ही जाते हैं, लेकिन फिलहाल उसका काम है इन सभी को खत्म करना। तो वो वहाँ से एक आलू उठाता है और वो आलू से उस स्पिरिट पे हमला करता है। एंड वो आलू सीधा उसके सिर पे लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वो स्पिरिट उस आलू को पकड़ लेता है और उस आलू की पूरी लाइफ को सोख लेता है। क्रेडोस काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि एक जादू हो जाता है। यहाँ पर होता क्या है, जिस आलू को वो खत्म करने की कोशिश कर रहा था उसी आलू में छोटे छोटे पत्ते निकल जाते हैं, मतलब कि ये आलू अब उगाने लायक हो गया है। तो यहाँ पे होता क्या है, वो स्पिरिट इस आलू के अंदर की सोई हुई आत्मा को निकाल के फेंक देता है, यानी कि उसकी पूरी लाइफ को सोख लेता है। एंड उसके बाद वो स्पिरिट लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रेडोस को कुछ समझ आ गया था कि इस आलू के साथ क्या हुआ है। मतलब कि आप लोग यहाँ पे सब कुछ छोड़ो और ये समझ जाओ कि उन स्पिरिट के हाथ लगाने की वजह से ये आलू लोग स्लीपिंग मोड से उठ जाते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं हम लोग क्रेडोस को, जो कि फ्लूट को काफी खुशी से गोदी में उठाता है। एंड उसकी हंसी देख के यहाँ पे फ्लूट तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि क्या ये अब मुझे खा जाएगा। एंड फिर वो फ्लूट को साइड में फेंकते हुए बोलता है कि सब कुछ भूल जाओ, अब हम उस सारुथुल के आदमी को नहीं छोड़ेंगे। एंड वो हाथों में बहुत सारे आलूओं को पकड़ता है और कहता है कि अब हम इन आलूओं से उन पे अटैक करेंगे एंड इससे हम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। एंड इन्हें क्या फायदा होगा ये तो आप लोगों को पता ही है। और इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि क्रेडोस आगे क्या करता है और उसकी प्लानिंग क्या है। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अजरात को, जो पूरा अधमरा हो चुका था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। एंड वो भूख से बिल्कुल पागल हो चुका था। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे फ्लूट आ जाती है और वो अजरात को फिर से थैंक्स बोलती है कि आपने हमारी मदद की, उसके लिए थैंक यू। और आपकी मदद की वजह से हम लोगों ने बहुत सारे आलू उगा लिए हैं, मतलब खाना बना लिया है। बट यहाँ पे असुरात पागल हो जाता है। वो खाना देखने के बाद खाना खाना जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम फ्लूट को देखते हैं जो बोलती है कि तुम काफी भूखे लग रहे हो, तो कोई बात नहीं है, मैं ये खाना तुम्हें दे देती हूँ। लेकिन वो खुद तो उसको खिला नहीं सकती, इसलिए वो खाने को मतलब आलू को फेंक के उस तक पहुंचाने की कोशिश करती है। पर वो आलू उसके मुंह में नहीं बल्कि आंख में जाके लगता है और उसकी आंख की वाट लग जाती है, जिसपे फ्लूट बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं एक दो बार और ट्राई करती हूँ। एंड फिर वो दो तीन आलू को साथ में फेंकती है, जिसमें से एक आलू उसके मुंह में चला जाता है और उसकी दोनों आंखों में एक एक आलू जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन फिलहाल उसे दर्द महसूस नहीं होता है क्योंकि उसके पेट में खाना जा चुका है, खाना। तो उसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है खाना खाने के बाद। एंड तभी हम देखते हैं क्रेडोस को, जिसे एक हैप्पी पॉइंट मिला था क्योंकि यहाँ पर असुरात खुश हो गया है खाना खाने के बाद, इसलिए उसे और भी हैप्पी पॉइंट मिले हैं। अब उसके पास टोटल 302 हैप्पी पॉइंट है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है क्रेडोस और उसकी पूरी पलटन कहीं दूसरी जगह में आई थी और ये एरिया है फर्स्ट स्टार मास्टर का, जहाँ पर हमें एक ब्रिज को दिखाया जाता है और उसकी दूसरी तरफ होते हैं दो स्प्रिट। एंड वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि वहाँ पे क्रेडोस आ चुका था। एंड घबराहट से वो लोग क्या करते हैं, उस ब्रिज की दोनों रस्सियों को काट देते हैं, जिससे वो ब्रिज टूट जाता है और फिर वो लोग खुशी से नाचने लगते हैं कि वाह ब्रिज तो टूट गया है, अब क्रेडोस इस साइड कैसे आएगा। लेकिन क्रेडोस भी बहुत चालाक है, वो वहाँ से छलांग लगाता है एंड सीधा इस तरफ आ जाता है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। बट इस साइड आने से पहले ही वो नीचे गिर जाता है। एंड उसे नीचे गिरता हुआ देख वो स्पिरिट खुशी से नाचने लगते हैं और कहते हैं ये कितना बड़ा बेवकूफ है, ये इतनी जल्दी नीचे गिर गया। लेकिन तभी हम देखते हैं क्रेडोस वही अपना ग्लिच वाला टेक्निक यूज करता है और दीवारों में घुस के फिर
से वो ऊपर आ जाता है एंड यहाँ पर भूतों की एक्टिविटी गुल हो जाती है क्योंकि क्रेडोस काफी ज्यादा स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रहा था एंड वो भूत लोग ना दुम दबाके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्रेडोस भी उनके पीछे भागने लगता है। लेकिन उनके पीछे जाने से पहले वो सबसे पूछता है कि मैंने जो प्लान बनाया था वो तुम लोगों को याद है ना। इस पे सभी लोग बोलते हैं हाँ हमें याद है। एंड उसके बाद क्रेडोस अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था वो सारे भूत के बच्चे हमारे आलुओं से बहुत ही ज्यादा डरते हैं क्योंकि अगर उन्होंने उस आलू को टच कर लिया तो वो लोग मर जाएंगे। एंड ये चीज मैंने पिछले पार्ट में बताया नहीं था, उसके लिए सॉरी। तो हमें आगे दिखाया जाता है सारुथुल को जो काफी जोर जोर से हंस रहा था और वो बोलता है ये बेवकूफ अकेले आ गया और उसके पास वो बेकार के आलू भी नहीं है। एंड उसके बाद वो अपनी पूरी आर्मी को क्रेडोस पे अटैक करने के लिए बोल देता है और उसके बाद सभी स्पिरिट उसके पीछे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्रेडोस उसी ग्लिच का यूज करता है और दीवार के अंदर घुस जाता है और काफी स्पीड से वहाँ से भागने लगता है। एंड क्रेडोस को देख के वो स्पिरिट वगैरह बोलते हैं कि ये कितना बेहुदा इंसान है और कितने स्पीड से दौड़ रहा है। एंड फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो भाई लोग हमें किसी भी तरह इसको पकड़ना है क्योंकि अगर हम लोगों ने इसे पकड़ लिया तो हम लोग जीत जाएंगे। एंड फिर हम लोग देखते हैं डीमन लॉर्ड उन सारे स्पिरिट्स को उलझाते हुए किसी एक जगह में ले आता है। एंड उसके बाद वो सारे स्पिरिट डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे बोलते हैं कि क्रेडोस अब तुम्हारा खेल खत्म। तभी क्रेडोस बोलता है अबे बेवकूफ मैं पीरो प्लेयर हूँ भाई, मैं पागल थोड़ी हूँ जो मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे तुम लोग। एंड तभी हम लोग देखते हैं जेफ्रोज को जो काफी जोर से चिल्लाते हुए सारे डीमन से कहता है कि अटैक करो। एंड उसके ऑर्डर पे वो सभी डीमन लोग आलुओं को उठाते हैं और उन स्पिरिट्स पे हमला कर देते हैं। एंड जैसे ही वो स्पिरिट लोग उन आलुओं को टच करते हैं वो सारे आलू अंकुरित हो जाते हैं और वो जो स्पिरिट लोग होते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि वो जो स्पिरिट लोग होते हैं वो उस आलू की लाइफ को सोख लेते हैं जिससे वो लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पे क्रेडोस के दो काम हो जाते हैं, वो स्पिरिट्स भी मर जाते हैं और वो आलू भी अंकुरित हो जाते हैं। एंड फिर हम जेफ्रोज को देखते हैं जो सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये प्लान काम नहीं करेगा, लेकिन एक बार फिर से क्रेडोस ने साबित कर दिया कि वही है असली डीमन लॉर्ड। एंड फिर हमें यहाँ पे उनकी प्लानिंग दिखाई जाती है जहाँ पर क्रेडोस जेफ्रोज को समझाता है कि मेरे जाने के बाद तुम सारे फार्मर को शॉर्टकट रास्ते से लेकर आओगे। एंड यहाँ पे हमें क्रेडोस की यादें दिखाई जाती है जहाँ पर वो जब गेम खेल रहा होता है तब वो पूरे मैप को पार करने के बाद एक ऐसी जगह में आ जाता था जहाँ पर कोई आने जाने का रास्ता नहीं था एंड एक दीवार थी जहाँ पर एक अजीब सा निशान लगता था, मतलब उसे हमेशा से कुछ गड़बड़ लगता था वहाँ पे। एंड इस गेम के अंदर बहुत सारे ग्लिच भी है, तो वो क्या करता है उस अजीब से दिखने वाले दीवार के पास 2-4 बार अपनी तलवार से वार करता है। एंड अच्छी बात यह है कि उसके वार करने के बाद वो दीवार वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर बन जाता है एक रास्ता। एंड वहाँ पर उसे दिखते हैं बहुत सारे टनल और ये सारे टनल उसी जगह से जुड़ती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद उन्हें मिलता है एक अजीब सा चीज। इस अजीब से दिखने वाली चीज का नाम है एलिक्सर ऑफ मेटामॉर्फोसिस। और ये जो चीज है इससे पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस चीज को एक बार खाया जा सकता है, लेकिन इसको खाने के बाद क्या होगा ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है क्रेडोस एंड बाकी सारे डीमन लोगों को जो उन आलुओं को लेके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि अब वो लोग उन आलुओं को उगा सकते हैं। वही हमें क्रेडोस की यादें दिखाई जाती है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसे बोलती है कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी ताकि तुम पेट भर खाना खा सको, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो मर भी जाती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है क्रेडोस को जो काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि मेरे और मेरे खेती करने के बीच में जो कोई भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एंड उसके बाद वो निकल पड़ता है सारुथुल से लड़ाई करने के लिए, लेकिन तभी बॉर्डर भैया आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि सारुथुल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिसपे क्रेडोस बोलता है कि पागल हो क्या, मैं डीमन लॉर्ड हूँ, तो तुम सीधा सीधा जाओ और उन आलुओं को संभालो, सारुथुल को तो मैं देख लूंगा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारुथुल को जो की एक डायमंड जैसी चीज के आगे प्रार्थना कर रहा था। एंड वो वहाँ पे बोलता है कि हे भूतों के देवता, सारुथुल ने हमारे बहुत सारे भूतों को मार दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और भी ज्यादा ताकत दे ताकि मैं उस क्रेडोस को आराम से हरा सकूं। एंड वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी पीछे से आता है क्रेडोस और वो उसके सर पे एक तेज लात मारता है और उसे जमीन में गिरा देता है। एंड तभी सारुथुल अपने आप को संभालता है और वो बोलता है कि क्रेडोस के बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तभी क्रेडोस बोलता है कि ये पता करना तुम्हारा काम धंधा नहीं है, इसलिए तुम इस मैटर में ना ही पढ़ो तो सही है। एंड फाइनली अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डीमन लॉर्ड क्या चीज है। एंड उसके बाद हम देखते हैं सारुथुल को जो हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो क्रेडोस, तुम यहाँ अकेले मुझसे लड़ने आ गए ये सोच के कि तुम मुझे आराम से हरा सकते हो, तुमने अभी मेरे असली ताकत को नहीं देखा है। एंड तभी हम देखते हैं क्रेडोस जो कि मन ही मन सोच रहा था कि अबे गधे, तेरे इस पावर को मैंने 19 बार देख लिया है। जब भी मैं गेम में इस जगह में आता था तो बड़ा ही डरपोक था यार, मैं जब भी तुझसे लड़ने आता था मुझे ऐसा लगता था कि मैं लुका छुपी खेल रहा हूँ क्योंकि तो यहाँ वहाँ छुपता फिरता है। एंड यहाँ पर उसकी एक और पावर है और ये जो डायमंड जैसी चीज हमें दिख रही है ये किसी ड्रैगन मास्टर ने बनाया है। इसमें सारी दुनिया के स्पिरिट लोगों को कैद करके रखा जाता है, लेकिन इसे बनाते बनाते ही वो ड्रैगन मास्टर मर गया और अब ये चीज है सारुथुल के पास। एंड इसी की मदद से वो अपने पावर को बढ़ाता है, लेकिन जब भी वो अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मतलब गेम के अंदर जब वो अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तब वहाँ पर हीरो आ जाता है और वो उसे रोक लेता है और अब भी वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सारुथुल अपने पावर को बढ़ाने वाला था और वहाँ पे क्रेडोस आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सारुथुल अपने रियल पावर का यूज करता है और वो अपने आप को दूसरे क्रेडोस में बदल लेता है, मतलब अब क्रेडोस और सारुथुल दोनों
दोनों के पास सेम पावर है। एंड गेम के अंदर भी हमेशा यही होता था, वो उसी कैरेक्टर का रूप ले लेता था जो उससे लड़ने आता था एंड उसके बाद दोनों में बराबरी की टक्कर होती थी। और अभी भी उसने वही किया है, लेकिन फिलहाल क्रेडोस के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है। वो यहाँ पे सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, उसने उसी क्रेडोस को कॉपी किया है जो उसके सामने है। और फिर यहाँ पे शुरू होता है क्रेडोस का असली प्लान। जैसे ही सारुथुल क्रेडोस पे अटैक करने आता है, वो अपने हैप्पी पॉइंट की मदद से अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। लेकिन यहाँ पे सारुथुल अपने पावर को नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि उसने पहले ही क्रेडोस को कॉपी कर लिया है। और इसीलिए जैसे ही वो क्रेडोस पे हमला करता है, क्रेडोस साइड हट जाता है एंड उसकी ताकत भी बढ़ चुकी थी। तो जैसे ही सारुथुल उसके हाथ पे मुक्का मारता है, यहाँ पे क्रेडोस को कुछ नहीं होता है, लेकिन सारुथुल को बहुत ज्यादा दर्द होता है। सारुथुल की तो यहाँ पे दर्द के मारे वाट लग जाती है। वो कहता है कि तुम अभी तक खड़े कैसे हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? एंड फिर क्रेडोस कहता है कि अभी चिरकुट, क्या तुझे पता है कि लड़ाई करने के लिए दिमाग की भी जरूरत होती है? एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सारुथुल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ब्लडी स्ट्राइक का यूज करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे क्रेडोस फिर से अपने मैजिक पावर को बढ़ा लेता है और वो भी ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है। और इसी वजह से यहाँ पे क्रेडोस का जो पावर होता है वो सारुथुल से ज्यादा होता है और इसलिए ब्लडी स्ट्राइक का सारा पावर जाके, मतलब बिजली का झटका जो भी है, वो सारुथुल को जाके लग जाता है। एंड ब्लडी स्ट्राइक की वजह से वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। एंड तभी हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से क्रेडोस को नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास एक नई चीज आई है जिसका नाम है फार्मर थ्रोन। एंड इसमें आपको खेती करने के लिए बहुत सारे सामान भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए 100 हैप्पी पॉइंट देने पड़ेंगे। क्या आपको ये चाहिए? तो क्रेडोस यहाँ पे सोचता है कि हाँ, मुझे ये लेना तो चाहिए, पर बाद में देखते हैं इसको, पहले मैं सारुथुल को देख लेता हूँ। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं सारुथुल को जो अपने रियल फॉर्म में आने वाला था। एंड वो क्रेडोस को बोलता है कि क्या लगा था तुम्हें कि मैं हार चुका हूँ, असली खेल तो अब शुरू होगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि सारुथुल एक बहुत बड़े ड्रैगन का रूप ले लेता है। वही क्रेडोस बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, अभी तक मैंने बस आधी लड़ाई लड़ी है और असली खेल तो अब शुरू होगा। एंड फिर क्रेडोस सोचता है कि इसके पहले फॉर्म को हराना तो मेरे लिए आसान था, लेकिन इसका ये वाला फॉर्म, इसे हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसे अकेले हराना पड़ेगा। एंड ये बोलते ही हम देखते हैं पीछे से उसकी पूरी आर्मी आ जाती है और क्रेडोस एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल के साथ बोलता है अब शुरू होगा असली खेल। तो क्रेडोस की पूरी आर्मी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। एंड ये देख के सारुथुल के सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। वो यहाँ पे बोलता है कि ओ भाई साहब आराम से यार, हम लोग बैठ के भी तो बातचीत कर सकते हैं, इतने गुस्से में क्यों आ गए आप लोग? बट यहाँ पे इसकी बात कोई भी नहीं सुनने वाला। यहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी सारुथुल पे हमला कर देती है। एंड सच में यहाँ पे सारुथुल की बहुत ही बुरे ढंग से पिटाई होती है। सभी बोलते हैं कि तुम हमें फार्मिंग करने से रोकोगे हैं, हम लोग तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, अब आओ हमारे बीच में, कैसे आते हो तुम? दूसरी ओर क्रेडोस सोचता है कि वैसे मैं इसे हरा देता अगर मैं उससे लड़ता, लेकिन अभी जो सिचुएशन है मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसे मारने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे ये भी सोचना चाहिए कि मेरी पूरी आर्मी अभी बहुत ही ज्यादा भूखी है और ये सारुथुल अभी मरा भी नहीं है, तो मुझे ही कुछ करना तो पड़ेगा ही। एंड फिर वो कुछ तो करता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं आसमान में एक रोशनी चमकने लगती है बहुत ही तेज, और ऊपर से आता है फार्मिंग थ्रोन। और इसे क्रेडोस ने ही मंगवाया है, जो कि सीधा आके सारुथुल के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी तो चटनी बन जाती है, वो उस थ्रोन के नीचे आ जाता है बिल्कुल। एंड फिर सभी डीमन लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी बोलते हैं वाह सर जी, क्या ही आइडिया था आपका इसे मारने का, आपने हम सबको बचा लिया और इस सारुथुल के बच्चे को इतनी खतरनाक मौत दी, आप तो सच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रू विलन है। एंड उसके बाद सभी लोग फिर से वही यस क्रेडोस के नारे लगाने लगते हैं। एंड साथ में क्रेडोस भी चिल्लाने लगता है इस बार तो, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी ओर हम असुरात और फिकामेर को देखते हैं, जहाँ पर फिकामेर अब मर चुका है, मतलब वो मर रहा था क्योंकि उसका बॉस सारुथुल मर चुका है, तो अब वो जिंदा कैसे रहेगा, वो भी मर जाता है और बेचारा असुरात फिर से अकेले रह जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं सभी डीमन लोग आलुओं को अपने घर ले आते हैं। एंड क्रेडोस भी देखता है कि अब उसके पास खेती करने के लिए बहुत सारे औजार आ चुके हैं। एंड फिर वो सभी लोग खुशी खुशी वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी क्रेडोस पीछे मुड़ के देखता है कि वहाँ पे कुछ हलचल हो रही थी। एंड हमें बताया जाता है क्रेडोस को यहाँ पे सारुथुल को मारने का रिवॉर्ड मिलता है, और वो जो डायमंड जैसा चीज होता है वो बीच में से खुल रहा होता है। तो क्रेडोस उसके पास जाता है और देखता है कि अब ये क्या चीज है। एंड हमें दिखता है कि उसके अंदर से एक बहुत ही क्यूट सा पेट निकलता है। सारुथुल उसके पास जाता है और उसे देखता है। एंड यहाँ पर जो पेट होता है वो भी क्रेडोस को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। एंड वो बस इतना बोलता है टी-बॉन। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, क्रेडोस को एक छोटा सा प्यारा सा पेट मिलता है जिसका नाम होता है टी-बॉन। जैसे ही क्रेडोस उसे उठाता है वो अपना नाम टी-बॉन बताता है एंड क्रेडोस को डैडी डैडी बोलने लगता है। एंड क्रेडोस उसे उठाने के बाद इतने जोर से हंसता है एंड सो क्यूट बोलता है कि टी-बॉन तो बेचारा डर ही जाता है और वो सोचता है कि ये डैडी कैसा शक्ल बना रहे, क्या ये मुझे खा जाएंगे। एंड उसके बाद क्रेडोस और उसकी पूरी पलटन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो लोग सारे आलू उठाते हैं एंड अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। एंड यहाँ पे बेचारा टी-बॉन सोच रहा होता है कि क्या डैडी मुझे खाने के लिए लेके जा
जा रहा है। एंड उन लोगों को आता देख यहाँ पे गाँव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि क्रेडोस और उसकी पूरी पलटन बहुत सारे आलुओं को लेकर आ रही थी। वही टी-बॉन काफी ज्यादा डर रहा था कि क्रेडोस उसे खा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडोस तो खुद ही टेंशन में पड़ा था कि वो टी-बॉन को क्या खिलाएगा, क्योंकि टी-बॉन मतलब कि जो ड्रैगन्स होते हैं वो जेम स्टोन्स खाते हैं, लेकिन वहाँ पर इसका कोई नामो निशान नहीं था। वही दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ज़ेफरोस क्रेडोस के पास आया था और वो बोलता है हमारे फार्मिंग में एक और दिक्कत आ गई है, क्योंकि हमने जो खेती के लिए जगह ढूंढी है एंड जिस जगह पे हम लोगों ने सारा कुछ काम किया है वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है, लेकिन काफी सारे पत्थर है, इसलिए हमें खेती में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वैसे क्रेडोस को तो ये सब कुछ पहले से ही पता था, तो वो जाता है खेत में एंड वहाँ पे देखता है कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं एंड यहाँ पे टी-बॉन भी काफी ज्यादा दुखी होता है। वो सोचता है कि ये सारे लोग उसके डैडी यानी कि क्रेडोस के गुलाम है और वो जल्दी इन सबको खा जाएगा। वही क्रेडोस सोचता है कि ये पूरा जगह ना कोयले की खान है, यहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल है और इन सभी पत्थरों को जल्द से जल्द खत्म करना तो नामुमकिन है। और तो और मैं दूसरे कॉमिक के मेन कैरेक्टर की तरह भी नहीं हूँ कि किसी भी पेट को समन कर लूंगा और फिर अपना काम करवा लूंगा। वही उसकी नजर फ्लूट पे पड़ती है जो पत्थरों को निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी और वो बहुत ज्यादा थक गई थी। क्रेडोस सोचता है कि अब मैं किसी न किसी तरह इन सभी को खाना खिला के ही मानूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी है कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती और दूसरी टपक जाती है। और ऐसा बोलते ही वो देखता है कि आसपास बहुत तेज हवा चलने लग जाती है और एक बड़ा सा भवंडर उनके सामने आ जाता है एंड क्रेडोस उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि गेम के अंदर भी ये भवंडर मुझे बहुत ज्यादा तंग करता था और एक बार कोई इसके अंदर चला गया ना तो उसकी मौत तय है, क्योंकि इसके अंदर है बहुत सारे पत्थर जिसकी वजह से सभी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो क्रेडोस उसे देखने के बाद जोर से चिल्लाता है और सभी डीमंस को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उन बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे जाके छुप जाओ। फिर वो भी भागने लगता है और कहता है कि बाप रे ये कितना ज्यादा दूर है, फिर भी इसका प्रेशर कितना ज्यादा है। एंड तभी हम देखते हैं जो फ्लूट होती है वो पीछे की ओर भागने लगती है असुरात को बचाने के लिए। फिर फ्लूट के पापा उसके लिए चीखने लग जाते हैं तो क्रेडोस टी-बॉन को उसे पकड़ाता है और वो फ्लूट और असुरात दोनों को बचाने के लिए भाग पड़ता है। फ्लूट उस खंबे को निकालने की कोशिश करती है जिसपे असुरात बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है, सीधा सीधा यहाँ से निकल जाओ। एंड वो कोशिश कर ही रही होती है तभी क्रेडोस बहुत ही तेजी से आता है और वो सीधा उस खंबे पे एक जोर से लात मारता है और उस खंबे को तोड़ देता है जिससे असुरात नीचे गिर जाता है। और फिर क्रेडोस को फील होता है कि वो भवंडर काफी पास आ चुका है क्योंकि उसकी गाल पे एक कट आ चुका था। वही फ्लूट असुरात की रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रही थी और उसे भी काफी ज्यादा चोटें आने लगी थी। असुरात फ्लूट पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम इस रस्सी को नहीं खोल सकती हो बच्ची, क्योंकि इसे 4 हेवनली किंग्स में से एक ने बांधा है। एंड उसके बाद हम क्रेडोस को देखते हैं जो फ्लूट और असुरात दोनों को ही अपने पीठ पे उठा लेता है एंड उसके बाद वहाँ से तेजी से भागने लगता है, लेकिन अंडर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था इसलिए उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी एंड उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो भागे जा रहा था, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है। एंड उसके बाद हम टी-बॉन को देखते हैं जो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा काफी ज्यादा कमजोर है और वो इस भवंडर को नहीं संभाल सकते, इसलिए वो भागता हुआ जाता है और अपनी कोल्ड एनर्जी का यूज करता है जिससे वो भवंडर थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है। एंड उसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी यहाँ पर, मतलब छोटा पैक बड़ा धमाका। क्रेडोस को पता चलता है कि टी-बॉन के कोल्ड एनर्जी से ये भवंडर कमजोर पड़ जाता है। टी-बॉन काफी ज्यादा मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसकी भी एनर्जी यहाँ पे कम पड़ जाती है और वो भवंडर फिर से जाग जाता है। एंड फिर हम देखते हैं क्रेडोस की पूरी पलटन आ जाती है और क्रेडोस असुरात और फ्लूट को लेके वहां से निकल पड़ती है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रेडोस एक कमरे में आराम से सो रहा होता है क्योंकि सबने मिलकर उन लोगों को बचा लिया था। वही हम देखते हैं हार्थो को सिर्गी को जो कि काफी ज्यादा गुस्से से क्रेडोस की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ पर ये दोनों प्लानिंग बना चुके थे कि ये दोनों में से ही कोई अब एक डीमन लॉर्ड बनेगा, क्योंकि असुरात तो पागल हो चुका है और काफी ज्यादा कमजोर भी, बॉल्डर भी पागल हो चुका है, इसलिए अब ये दोनों मिलकर डीमन किंग को मार देंगे और यहाँ के डीमन लॉर्ड बन जाएंगे। तो वो दोनों अपनी पूरी ताकत का यूज करते हैं और क्रेडोस की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्रेडोस पे अटैक करने जाते हैं वो लोग डर जाते हैं क्योंकि क्रेडोस का शक्ल कुछ इस तरीके का दिख रहा था जिससे उन्हें लगता है कि क्रेडोस जाग रहा है, लेकिन वो इस तरीके से सो रहा था। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सो रहा है या जाग रहा है, भला इस तरीके से कौन सोता है, कितनी डरावनी और गंदी शक्ल है इसकी। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर बॉल्डर और असुरात आ जाते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि यार ये डीमन लॉर्ड ऐसे कैसे सो रहा है, आखिरकार ऐसे कौन सोता है। तभी बॉल्डर बोलता है कि अगर तुम लोगों ने इसे जगाया तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। तभी हार्थोग बोलता है कि चलो मैंने मान लिया ये बॉल्डर तो बेवकूफ है, लेकिन असुरात तुम पागल हो चुके हो क्या जो इस डीमन लॉर्ड की साइड ले रहे हो, जो हमसे फार्मिंग करवाना चाहता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। जिस पर असुरात बोलता है भाई तू पागल वागल हो गया है क्या, मैं और डीमन लॉर्ड की साइड लूंगा, मैं बस इसीलिए उसे इस बार बचा रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी एक बार जान बचाई तो मैं बस उसका एहसान चुका रहा हूँ, टेंशन मत लो, इसके बाद मैं भी तुम लोगों का साथ दूंगा उसे मारने में। एंड फिर हार्थोग बोलता है कि क्या तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि डीमन लॉर्ड जो खाना वाना उगाने का सोच रहा है उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, जल्दी सारा खाना खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर से भूख से मर
जाएंगे और फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एंड उसके बाद असुरात सोचता है फ्लूट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी फार्मिंग करने के लिए। एंड फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी भूख की वजह से नहीं मरेगा और हम लोगों को फार्मिंग करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी और इन सब के लिए मैं फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ। एंड असुरात की बातें सुनने के बाद सिर्गी और हार्थुक वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते बोलते हैं कि जल्द ही तुम्हें अपने किए पे पछतावा होगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं क्रेडोस को, जिसे होश आ गया था और वो होश में आते ही बोलते हैं कि असुरात तुम। एंड डीमन लॉर्ड को देख के असुरात थोड़ा कूल बनने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तो तुम गलत सुन रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हारा साइड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना? मैं बस अपना एहसान चुका रहा हूँ और कुछ नहीं। बट यहाँ पे क्रेडोस सच में यार ये क्या ही बंदा है। वो यहाँ पे असुरात की बात भी नहीं सुनता और बोलता है कि मेरा फार्मिंग करने वाला लाइटनिंग रोड यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड ये सुन के असुरात हैरान हो जाता है कि क्या बोल रहा है ये। तभी क्रेडोस बड़ी बेरहमी से फिर से उस पर ब्लडी स्ट्राइक का यूज कर देता है। एंड हम देखते हैं कि फिर से उसकी हालत वही हो जाती है, बेचारा असुरात। वही क्रेडोस बोलता है कि हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द इस खेत के सारे पत्थरों को दूर फेंकना है। बट तभी बॉल्डर की नजर पड़ती है कि खेत से सारे पत्थर ऑलरेडी हट चुके हैं। एंड क्रेडोस भी देखता है कि हाँ, खेत से सारे पत्थर निकल चुके थे और ज़ेफरोस उन सभी डीमंस को लीड कर रहा था। तभी ज़ेफरोस देखता है कि डीमन लॉर्ड आप उठ चुके हैं। एंड क्रेडोस बोलता है कि हाँ, मैं तो उठ गया हूँ, लेकिन तुमने सारे पत्थरों को कहाँ पर फेंका? वही हम देखते हैं कि उसने सारे पत्थरों को कहीं फेंका नहीं था, बल्कि जो टी-बोन होता है वो उन सारे पत्थरों को अपने मुंह में डाल के खा जाता है। और वो बोलता है कि मैं कोई भी चीज खा सकता हूँ और मैं मेरे डैड के लिए इन पत्थरों को खा जाऊंगा। एंड तभी हम देखते हैं क्रेडोस टी-बोन को अपना बच्चा बोल के अपने पास बुलाता है। एंड क्रेडोस यहाँ पर उसे अपनी गोदी में उठाता है और बहुत ही भयानक सा शक्ल बनाता है। लेकिन अब टी-बोन उससे डरता नहीं है, क्योंकि टी-बोन को पता चल गया है कि उसके पापा उसे खाने वाले नहीं है। एंड उसके बाद टी-बोन हवा में अपनी कोल्ड एनर्जी को भी मिलाता रहता है ताकि वहाँ पर फिर से भवंडर ना आए। एंड उसके बाद क्रेडोस सोचता है कि चलो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब हमें बस आलूओं को उगाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि उन लोगों के पास काफी कम आलू बचे हैं, क्योंकि वो लोग आलूओं को खा भी तो रहे हैं, तो इसलिए उनके पास कम आलू बचे हैं। सो क्रेडोस बोलता है कि अब हमारा काम बढ़ चुका है, इसलिए हमें उन आलूओं को टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। मतलब उन्हें बीच में से 2 या 3 टुकड़े कर देंगे, उसके बाद उन्हें लगा सकते हैं। बट इतने सारे आलू है, उन्हें काटेगा कौन एक एक करके? तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सिर्गी को, जो अपने रूम में बैठी थी और पहली बार वो अपने सर से उसका जो हेलमेट वगैरह होता है वो निकालती है। एंड पहली बार हमें यहाँ पे सिर्गी का फेस दिखाया जा रहा है। एंड वाकई में ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पे सिर्गी सोचती है कि कितने दिन हो गए हैं मैंने वो गंदा काम किया था, लेकिन अभी भी मेरे शरीर से उसकी स्मेल नहीं जा रही। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ बाहर से आवाज आती है कि हे सिर्गी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एंड फिर सिर्गी सोचती है कि है ये डीमन लॉर्ड है क्या? ये पहले तो कभी ऐसे मेरे कमरे में नहीं आया है, आज क्या चक्कर है? एंड उसके बाद वो सीधा जवाब देती है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सिर्गी उसे सीधा बोलती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस दफा निकलो यहाँ से। लेकिन क्रेडोस बाहर से मीठी मीठी बातें कर रहा था और बोलता है कि हम लोग ऐसे एक दूसरे को बिना देखे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से बात को समझने में गलती हो सकती है। लेकिन सिर्गी बोलती है यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर क्रेडोस बोलता है कि मैं तो अंदर आ रहा हूँ। एंड तभी सिर्गी चिल्लाते हुए कुछ कहने वाली थी, पर उसके कहने से पहले ही क्रेडोस ग्लिच का यूज करता है और कमरे के अंदर आ जाता है, जिसपे सिर्गी बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि एक लड़की के कमरे में किस तरीके से आते हैं? पर क्रेडोस यहाँ सिर्गी से बिल्कुल भी बहस नहीं करता और वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है कि सिर्गी, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्गी हैरान कि है आखिर इसे क्या हो गया। एंड क्रेडोस की ये बातें सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। बट क्रेडोस काफी ज्यादा बदमाश डीमन लॉर्ड है। वो यहाँ पे बोलता है कि बेवकूफ लड़की, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारे इन तीखे तीखे तलवारों की जरूरत है। बट यहाँ पे सिर्गी लड़की है ना, तो थोड़ी सी तारीफ से मान जाती है। वो बोलती है अच्छा ठीक है, अगर तुम इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं इतना कर सकती हूँ कि कम से कम तुम जो बोलने आए हो मैं वो सुन लूंगी। जिसमें क्रेडोस मनी मन सोचता है कि है काफी बेवकूफ लड़की है, ये इतनी जल्दी मान गई, चलो अच्छी बात है। एंड फिर क्या, क्रेडोस उसे आलूओं के पहाड़ के सामने लाके खड़ा कर देता है और कहता है कि प्लीज तुम इन सब आलूओं को मेरे लिए काट दो, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें बीच में से काट दो ताकि हम इसे उगा सके। एंड फिर सिर्गी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे पता था ये खड़ूस डीमन लॉर्ड मुझसे इसी तरीके का कोई काम करवाएगा। और फिर वो सिर्गी को सीधा ऑर्डर देने लगता है कि तुम्हें इन आलूओं को बीच में से काटना है, ताकि ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आलू से निकल रहा है वो दोनों साइड बराबर बराबर हो। लेकिन सिर्गी यहाँ पे चिल्लाने लगती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा ये काम करने वाली हूँ। पर क्रेडोस बोलता है कि ध्यान रखो, आलू तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बोलते ही वो सिर्गी की तरफ सारे आलू फेंकने लगता है और सिर्गी फटाफट से उन आलूओं को काट भी देती है बिना कुछ सोचे। और उसके बाद क्रेडोस हैरान हो जाता है कि अरे बाप रे, इतनी जल्दी तुमने इन सारे आलूओं को काट भी दिया, और वो भी इतने परफेक्ट तरीके से। और फिर वो सिर्गी को और भी मक्खन लगाता है और कहता है कि मैं जानता
था कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। और ये बात सुन के सिरगी फिर से शर्माने लगती है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि नहीं, ये बंदा झूठ बोल रहा है। और वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में फंस जाऊंगी? है मुझे सब बताया, तुम एक बहुत ही बदतमीज डीमन लॉर्ड हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन क्रेडोस भी बहुत चालाक है, आखिरकार वो डीमन लॉर्ड है। वो सीधा सिरगी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? लगता है कि तुम्हारे ब्लेड्स काफी ज्यादा गंदे हो गए हैं, चलो मैं इन्हें चमका देता हूँ। इसके बाद वो उसके हाथों में लगे जो स्वॉर्ड वगैरह होते हैं उसे बिल्कुल चमका देता है। एंड सिरगी फिर से शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो? जिसमें क्रेडोस कहता है कि तुम्हारे ब्लेड्स गंदे हो चुके हैं, इसलिए मैं बस उसे साफ कर रहा हूँ। और फिर सिरगी उसकी आंखों में देखती है तो वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और सोचती है कि आखिर ये बंदा ये सब कुछ कर क्यों रहा है। और आप लोग भी सोचेंगे कि आखिर ये बंदी इस तरीके से क्यों बोल रही है। सो मुझे जुकाम है, इसलिए मेरी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। तो अब आगे हम देखते हैं क्रेडोस को, जो कि सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी बेवकूफ है, इसे लग रहा है कि मैं उसकी परवाह कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इसके ब्लेड्स को साफ ना करूँ तो ये जो आलू के जूस है वो बाकी आलूओं को भी गंदे कर सकते हैं और इससे मेरे आलू खराब हो सकते हैं। सो इसीलिए ब्लेड्स को साफ करना जरूरी है। तो आप लोग देख रहे हैं ना ये किस तरीके से सिरगी को अपने जाल में फंसा रहा है और उसे मैनिपुलेट कर रहा है। सो यहाँ पे सिरगी से वो दोबारा कहता है कि प्लीज सिरगी, मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, सो प्लीज मेरी हेल्प करो। और ये सब सुनने के बाद सिरगी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और उसके बाद बोलती है ठीक है, मैं बस इसी बार तुम्हारी मदद कर रही हूँ, आगे मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ, ठीक है ना? एंड फिर क्रेडोस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो फिर आज पूरी रात हम इन सभी आलुओं को काट के खत्म कर देंगे। एंड वही हम देखते हैं कि हार्तोग दूर से खड़ा होकर सिरगी और क्रेडोस को देख रहा होता है और सोचता है कि ये सिरगी कितनी बड़ी बेवकूफ है। मुझे तो लगा था ये समझदार है, लेकिन ये भी क्रेडोस की मीठी मीठी बातों में आ गई। मुझे सिरगी से ये उम्मीद तो नहीं थी। वही हम असुरात को देखते हैं जो कि लाइटनिंग रोड बने खड़ा था और सोचता है कि आखिर जिंदगी क्या है और जिंदगी में जिंदा रहने का मतलब क्या है। क्या मैं इसी तरह पूरी जिंदगी एक लाइटनिंग रोड बन के रह जाऊंगा? और तभी वहाँ पे फ्लूट आ जाती है जो असुरात को खाना देती है, लेकिन असुरात यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर असुरात उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ग्रेट जनरल असुरात तुमसे खाना लूंगा? पागल हो क्या तुम? एक लो क्लास डीमन हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल लो, वरना यहाँ से आजाद होने के बाद मैं तुम्हें ही सबसे पहले खा जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी फ्लूट नहीं सुनती है और वो उसकी तरफ खाना फेंकने लगती है और असुरात भी अपने मुंह के इधर उधर हिलाने लग जाता है ताकि कुछ आलू उसके मुंह के अंदर चले जाए। और हम देखते हैं हार्तोग असुरात को दूर से देख रहा होता है और कहता है कि मुझे इससे कुछ उम्मीद थी, लेकिन अब इसकी हालत देख के लग रहा है कि ये भी अब कुछ काम का नहीं रहा। और बॉल्डर, उससे तो मुझे पहले से ही उम्मीद नहीं थी, तो अब सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ और अब मुझे ही क्रेडोस को हराना पड़ेगा और यहाँ का डीमन लॉर्ड बनना पड़ेगा ताकि मैं सभी डीमंस को बचा सकूं। और फिर हम देखते हैं क्रेडोस और उसकी पूरी पलटन कटे हुए आलूओं को खेत में लेकर आती है। और जब बाकी डीमंस को पता चलता है कि ये सारा काम सिरगी ने किया है तो वो लोग उसे थैंक्स बोलते हैं, जिससे सिरगी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वही हार्तोग सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे सिरगी का इस तरीके का फेस भी देखना पड़ेगा कभी। और फिर सभी डीमन लोग उन आलूओं को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली अब वो लोग इन आलूओं को उगा सकते हैं और उसके बाद उन्हें भरपेट खाना मिलेगा। और उसके बाद वो लोग धीरे धीरे उन आलूओं को लगाने लगते हैं। तो क्रेडोस उनसे बोलता है कि ठीक है, अभी तो तुम इन आलूओं को लगाओ, लेकिन ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हमें इनमें से निकलने वाले फूलों को काट के फेंकना पड़ेगा। जिसपे बॉल्डर कहता है कि ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन क्रेडोस बोलता है तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप बैठो। और उसके बाद क्रेडोस सभी से बताता है कि नॉर्मली एक आलू में से 2 या फिर 3 पौधे निकलेंगे, लेकिन कुछ कुछ में से 5 या 6 भी निकल जाते हैं। तो मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि एक आलू में से कम पौधे निकलना ज्यादा फायदेमंद होगा या फिर ज्यादा पौधे निकलना अच्छा होगा? जिसपे वो सभी डीमंस बोलते हैं कि कम पौधे निकलना कैसे अच्छा हो सकता है, ज्यादा निकलेगा तो ही ज्यादा अच्छा होगा। जिसपे क्रेडोस बोलता है नहीं, तुम सब गलत हो, कम पौधे निकलना ही ज्यादा बेहतर होगा। एंड वही हम हार्तोग को भी देखते हैं जो बोलता है कि ये बेवकूफ लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्रेडोस की बात सुन के कुछ डीमन लोग बोलते हैं कि ये बेवकूफ है क्या डीमन लॉर्ड? ज्यादा पौधे निकलेगा तो ही ज्यादा फायदा होगा, कम से कैसे ज्यादा फायदा हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि ये हमें बेवकूफ समझता है। और तभी हार्तोग ये सारी बातें सुन लेता है एंड फिर हार्तोग उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग गंवार हो। और तभी वो लोग हार्तोग को देख के डर जाते हैं। एंड तभी हार्तोग बोलता है कि अगर उस अंकुरित आलू में से कम पौधे निकलेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर उसमें 5-6 पौधे निकल गए तो वो सारे न्यूट्रिशन को खींच लेंगे और इससे हमारे जो नए आलू है वो बड़े नहीं होंगे। सो इसीलिए 1 या फिर 2 पौधे निकलना ही ज्यादा अच्छा होता है ताकि नए आलूओं को ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सके और वो बड़े हो सके। और हार्तोग को ये सब कहता हुआ क्रेडोस सुन लेता है, जिसके बाद वो सोचता है कि हैं, हार्तोग को इतना सब कुछ पता है क्या? और उसके बाद क्रेडोस हार्तोग से और सारे सवाल पूछता है आलूओं के बारे में और उनके पौधों के बारे में। और जो हार्तोग होता है वो उन सभी सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दे देता है। और ये देख के सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि वाह, हार्तोग इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या?
एंड उसके बाद क्रेडोस हार्टोग को देखता ही रहता है और उसके बाद वो सभी डीमंस पे चिल्लाता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे सामने इतना बड़ा जीनियस इंसान खड़ा है और तुम लोग अभी तक तालियां नहीं बजा रहे हो। और फिर सभी हार्टोग जीनियस ऐसे बोलने लग जाते हैं और जो क्रेडोस होता है वो पहुंच जाता है हार्टोग के पास उसे मक्खन लगाने। दूसरी ओर हार्टोग के तो खुशी के आंसू निकल रहे थे इतना ज्यादा उसकी तारीफ सुन के, लेकिन वो फिर भी बाहर से सख्त एकदम कि नहीं भाई मैं तो इन लोगों के सामने कमजोर नहीं दिख सकता। और फिर क्रेडोस उसे मक्खन लगाते हुए कहता है कि देखो तुम जैसे जीनियस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि आज से तुम इन सभी डीमंस को लीड करो और तुम इन सभी डीमंस के चीफ लीडर बन जाओ। हार्टोग पहले बहुत ही ज्यादा नखरे दिखाता है, लेकिन जब वो सुनता है कि सभी डीमंस लोग और क्रेडोस उसके नारे लगा रहे हैं, फिर वो बोलता है ठीक है आज से तुम सभी मेरे अंडर काम करने वाले हो। एंड फिर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड क्रेडोस जो होता है उसको भी 2-4 मैसेज मिलते हैं सिस्टम की तरफ से कि तुम एक साइकोलॉजिकल बैटल जीत चुके हो, क्योंकि तुमने 4 ग्रेट जनरल्स को अपनी टीम में ऐड कर लिया है और अब वो लोग तुम्हारे वफादार टीममेट्स हैं। सबसे पहला है असुरात, तुमने उसे एक फ्रेंड दिया मतलब कि फ्लूट, और उसकी मदद से उसके अंदर की जो तबाही थी वो शांत हो चुकी है। और दूसरी है सिरगी, तुमने इसके पत्थर के दिल को पिघला दिया है, जिससे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया, तुमने उसे प्यार दिया। क्रेडोस सोचता है कि है ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने आखिर किया क्या है। एंड तीसरा है हार्टोग, तुमने इसे कॉन्फिडेंस दिया है, जो हमेशा से चाहता था कि वो एक टीम का लीडर बने और उसके नियम बनाए, और आज तुम्हारे वजह से ये हो भी गया। और बॉल्डर का भी उसने दिल जीत लिया है। और उसके बाद सिस्टम उसे वापस नोटिफिकेशन देता है कि उसका एक न्यू स्किल भी अनलॉक हुआ है, अब वो अपने टारगेट का फ्यूचर देख सकता है। और अभी जो स्किल है उसका लेवल 1 है, तो वो सिर्फ 6 घंटे तक आगे का फ्यूचर देख सकता है। और ये चीज आसमान पे भी काम कर सकती है, यानी कि जो क्रेडोस है वो पता लगा सकता है कि मौसम कैसा रहेगा। और बस के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लॉयड और रिवाज को, जो अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। एंड तभी रिवाज किमची से कहता है कि तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते, जिसपे किमची बोलता है कि देखो मेरे कपड़े देख के वैसे ही गाँव वाले काफी ज्यादा डर रहे थे मुझसे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यही रहना चाहिए। जिसपे रिवाज बोलता है कि तुम अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लेते। एंड उसके बाद भी किमची कपड़े नहीं बदलता है, बल्कि वो अपने कपड़ों को ढक देता है एंड फिर उनके साथ चलता है। और फिर वो सोचता है कि ये कपड़े कितने अजीब है, मैं चाह के भी इन कपड़ों को नहीं उतार सकता, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरे बॉडी का एक हिस्सा है। एंड फिर वो लोग उस गाँव को गुड बाय कह देते हैं। एंड दूसरी ओर हमें बाकी डीमंस को दिखाया जाता है। एंड वहाँ पर एक पौधा उगा था आलू का, जिससे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। एंड उसके बाद बॉल्डर सिरकी वगैरह भी देखते हैं, वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि पौधा निकल आया है। एंड उसके बाद फ्लूट असुरात के पास जाके बोलती है कि हमारे खेत में पौधे निकल आए हैं, जिसपे असुरात बोलता है कि तुम पागल लड़की ये सब मुझे क्यों बता रही हो। एंड उसके बाद हमें क्रेडोस को दिखाया जाता है, जो सभी लोगों से बोलता है कि चलो अब बारी है थोड़ा सा ज्ञान लेने की। और फिर हार्टोग सभी को ज्ञान देता है, जिसपे क्रेडोस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जोर जोर से ताली बजाने लगता है और कहता है कि सभी लोग ताली बजाओ, हमारे चीफ हार्टोग कितने ज्यादा जीनियस बंदे हैं। एंड उसके बाद क्रेडोस को जो न्यू स्किल मिला था किसी भी चीज की फ्यूचर देखने की, तो वो आसमान की तरफ 200 सेकंड तक देखता है, जिससे उसकी आंखों में काफी ज्यादा आंसू भी आ जाते हैं। उसके बाद उसे आसमान का फ्यूचर पता चल जाता है कि अभी फिलहाल मौसम ठीक ही रहेगा और पौधों को इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। पर उसे आसमान की तरफ देख के रोता हुआ देख के सभी डीमन सोचते हैं कि डीमन लॉर्ड खुशी से रो रहे हैं। तभी ज़ेफरोस बोलता है कि सेकंड स्टार मास्टर की तरफ से आपसे कोई मिलने आया है, जिसपे क्रेडोस बोलता है ये क्या मुसीबत है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा क्रेडोस से मिलने आया है एंड इसका नाम है लैप्लो। एंड वो बताता है कि मैं सेकंड स्टार मास्टर प्लेनेस की तरफ से आया हूँ और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जैसे आपने हमें कहा कि आप फार्मिंग कर रहे हैं और आपको मदद की जरूरत है, तो हम और हमारी पूरी टीम आपके पास आने वाली थी, लेकिन थर्ड स्टार मास्टर रस्टर ने हम पे अटैक कर दिया और वो बोल रहा है कि डीमन लॉर्ड कमजोर हो चुका है, इसीलिए हम सबको मिलकर उससे लड़ना चाहिए। और उसके बाद वो नया डीमन लॉर्ड बनना चाहता है, जिसपे क्रेडोस अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है ये सारे के सारे डीमन एक जैसे होते हैं। एंड फिर क्रेडोस यहाँ पे टेंशन में आ जाता है कि अब मुझे थर्ड स्टार मास्टर को हराना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो प्लैनेट्स तक पहुंच गया तो या तो वो उसे हरा देगा या फिर वो उसे अपनी टीम में ले लेगा, जिसके बाद हमारा उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अभी मैं ऐसे सिचुएशन में फंसा हूँ कि मैं फार्मिंग छोड़ के जा भी नहीं सकता एंड वो जगह भी काफी ज्यादा बेकार है जहाँ पर वो आसानी से जा भी नहीं सकता। और ये कुआं जिसके ग्लिच की मदद से वो यहाँ वहाँ जल्दी जा सकता था ये भी काम नहीं कर रहा, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा यहाँ रहना भी जरूरी है और वहाँ जाना भी। एंड फिर वो सोचता है कि अरे यार मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ, मेरा वहाँ जाना जरूरी थोड़ी है, मैं डीमन लॉर्ड हूँ यानी द फाइनल बॉस, मुझे खुद जाने की क्या जरूरत है। मैं सिरकी और बॉर्डर को भी तो भेज सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक एक स्टार मास्टर के बराबर है, तो ये लोग रस्टर को आराम से हरा देंगे। और फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सिरकी एंड बॉर्डर अपनी पूरी टीम तैयार करके निकल जाती है रस्टर की धुलाई करने के लिए। एंड दूसरी ओर क्रेडोस और हार्टोग दोनों ही मिलके पौधों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रस्टर और प्लैनेट्स को,
जहाँ पे रस्टर खड़ा होता है, प्लेनस उसके आगे झुका हुआ होता है और कहता है कि प्लीज मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं डीमन लॉर्ड पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि डीमन लॉर्ड फार्मिंग कर रहे हैं ताकि हमें लड़ाई वगैरह ना करना पड़े और हम लोग बहुत ही अच्छे से खाना खा पाए। डीमन लॉर्ड ने हमें सिखाया है कि खाना खाने के लिए हमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। रस्टर इन बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड प्लेनस बोलता है कि डीमन लॉर्ड ने जो कहा वो करके भी तो दिखा रहा है। उसने हमें सिखाया है कि हमें एक पेट भरने के लिए ह्यूमंस को नहीं मारना चाहिए बल्कि खुद से काम करना चाहिए। लेकिन रस्टर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो प्लेनस को मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिर्गी और बॉल्डर आ जाते हैं एंड ये दोनों काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। इनकी एंट्री भी क्या ही मस्त लग रही है एंड तभी सिर्गी आ जाती है और वो रस्टर का एक लाइन बोलती है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले प्लेनस को कहा कि हम लोग डीमन है और डीमन का काम है लड़ाई करना। तो सिर्गी यहाँ पे रस्टर से बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग डीमन है और हमारा काम है लड़ना। वहीं दूसरी ओर हमें फ्लूट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खुश दिख रही थी और भागते हुए कहीं जा रही थी। दूसरी ओर सिर्गी को इतना ज्यादा गुस्से में देख के रस्टर को पता चल जाता है कि उसका काम तमाम होने वाला है एंड सिर्गी यहाँ पे यही बोलती है कि अगर हमारा काम है लड़ना और लड़ने से हम अच्छे रह सकते हैं तो फिर चीजें ऐसी क्यों हो गई, हम लोग अभी भी भूख से क्यों मर रहे हैं, हम लोगों को तो खुश रहना चाहिए ना। एंड दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है फ्लूट को जो काफी ज्यादा खुश होती है और चिल्ला चिल्ला के अपने डैड से बोलती है कि प्लीज बाहर आके तो देखो। एंड जब वो लोग बाहर आके देखते हैं तो उनके सामने होता है एक बहुत ही सुंदर हरा भरा आलू का बहुत बड़ा खेत जिसमें ढेर सारे आलू के पौधे थे एंड उनमें काफी सुंदर सुंदर फूल भी उग चुके थे और इस सुंदर से खेत को देख के सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। फ्लूट, सारे डीमंस और यहाँ तक असुरात, सेफरोज, हार्तोक एंड डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस खुद भी काफी ज्यादा खुश था और सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। और फिर फ्लूट भागते भागते डीमन लॉर्ड के पास जाती है और बहुत ही खुशी से बोलती है कि देखो ये फूल कितने ज्यादा सुंदर है, मैंने इनसे ज्यादा सुंदर चीज आज तक कभी नहीं देखी। दूसरी ओर सिर्गी काफी ज्यादा तेजी से अपने ब्लेड्स को लेके रस्टर की ओर बढ़ रही थी। रस्टर जैसे तैसे उससे बच रहा था लेकिन तभी वॉल्टर पीछे से आके उसे पकड़ लेता है एंड उसके बाद सिर्गी उसके बॉडी के चारों ओर अपने ब्लेड से हमला करती है एंड उसके बाद रस्टर को नीचे गिरा देती है। एंड हारता हुआ रस्टर यही कहता है कि रुको रुको एक सेकंड, तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग किसी की जान नहीं लेते हो और खेती करके खाना खाते हो, तो तुम लोग मुझे यहाँ पे क्यों मार रहे हो। तो सिर्गी यही कहती है कि सबकी जान बचाने के लिए तुम जैसों की जान लेना जरूरी है। दूसरी ओर फ्लूट काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी क्योंकि क्रेडोस ने कहा था कि हाँ ये फूल काफी ज्यादा सुंदर है लेकिन इन सभी फूलों को तुम लोगों को जल्द से जल्द काटना होगा और ये मेरा ऑर्डर है तो फटाफट से करो। ये सुन के सभी के सभी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, सबकी आंखों से आंसू आने लगते हैं एंड असुरात भी बहुत जोर से चिल्लाता है कि तुम पागल हो क्या, एक बार मुझे यहाँ से आजाद होने दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्रेडोस के बच्चे। पर हार तो कहता है कि चलो बच्चों थोड़ा ज्ञान ले लो, अगर हम इन फूलों को नहीं काटेंगे तो ये फूल हमारे आलू की सारी एनर्जी ले लेंगे जिससे आलू बड़े नहीं होंगे और हमें कम फायदा होगा। और अच्छे तरीके से ज्ञान लेने के बाद वो डीमन ना चाहते हुए भी उन छोटे छोटे फूलों को तोड़ रहे थे एंड सभी रोते रोते ये सारा काम कर रहे थे क्योंकि क्रेडोस का ऑर्डर था। और उन लोगों को इतने अच्छे से काम करता हुआ देख क्रेडोस काफी जोर जोर से हंसता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सिर्गी और बॉल्डर रस्टर को मार पीट के लेकर आ चुके थे एंड क्रेडोस के सामने हाजिर करते हैं। और फिर क्रेडोस बोलता है हाँ तो भाई रस्टर, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने फर्स्ट स्टार मास्टर को हरा दिया, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ लड़ने की। जिस पे रस्टर सीधा बोलता है कि देख भाई इस तरीके से मेरी बेइज्जती मत कर, सीधा मुझे मार दे, जो डीमन लॉर्ड वॉर करना भूल गया मुझे उसके हुक्म नहीं मानने हैं। और फिर क्रेटोस को काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस पे ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है जिससे रस्टर की वाट लग जाती है। पर ब्लडी स्ट्राइक से उसे दर्द तो होता है लेकिन वो मरता नहीं है और उसकी बॉडी को भी कुछ नहीं होता। तो रस्टर बोलता है कि तेरे इस छोटे मोटे अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्रेटोस बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रेटोस उसे भी अपना लाइटनिंग रोड बना देता है और उस पे बार बार ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है कि देखो मेरे साथ ये सब मत करो, चाहे तो मुझे जान से मार दो लेकिन इस तरीके की बेइज्जती मैं नहीं सह सकता। पर क्रेडोस थोड़ी उसकी बात मानने वाला है। वो अपने असुरात के लिए बोलता है कि देखो भाई अब ये जल्दी जल्दी रिकवर नहीं हो रहा है इसलिए हमें इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो टाइम आ गया है हम इसे रिटायर कर रहे हैं। एंड उसके बाद वो असुरात को छोड़ देता है। पर हम देखते हैं तभी फ्लूट उसके पास आ जाती है, वो उसे संभालने के लिए आती है लेकिन असुरात उसे देख के बहुत ही खतरनाक हंसी हंसता है और कहता है अब टाइम आ गया, मैं तुम्हें खाऊंगा, जिसका मुझे काफी समय से इंतजार था। फ्लूट डर जाती है एंड असुरात उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है क्योंकि अब उसके हाथ पैरों में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए। जिसके बाद बॉल्डर वहाँ पे आता है एंड वो असुरात को उठाता है और छोटी सी प्रिंसेस की तरह उसे गोदी में ले लेता है। असुरात को यहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आता है क्योंकि उसकी कतई जहर वाली बेइज्जती हो रही थी यहाँ पे। वो बोलता है कि भाई मुझे छोड़ दे, इतनी बेइज्जती मत कर, लेकिन बॉल्डर उसे छोड़ता नहीं है बल्कि बच्चों की तरह उसे पीठ में बांध के ले जाता है वहाँ से। पर वो बोलता है कि मैं इसका बदला बाद में जरूर लूंगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते
देखते हैं क्रेडोस को, जिसने असुरात का फ्यूचर पहले ही देख लिया था। इसे खोलने के बाद 6-7 घंटों तक तो ये बिल्कुल चलने फिरने वाला नहीं है। एंड फिर वो सभी लोगों से कहता है कि चलो भाई जल्दी जल्दी काम करो, इतना धीरे धीरे काम नहीं चलेगा। एंड फिर हम सिरकी को देखते हैं जो अपनी ब्लेड्स की मदद से बहुत ही तेजी से सारे फूलों को काट देती है। एंड हार्थोग भी अपनी पावर से वहाँ पे बारिश वगैरह करता रहता है एंड पौधों को पानी वगैरह देता रहता है। असुरात सबको देखता है कि सब लोग कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड ये लोग बहुत ही ज्यादा भूखे भी है, लेकिन फिर भी ये लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर प्लेनस आया था एंड वो हमारे डीमन लॉर्ड से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। एंड थैंक यू सुनने के बाद क्रेडोस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड प्लेनस डर जाता है कि आखिर इससे क्या हो गया, मैं तो इसे थैंक्स बोल रहा हूँ और ये इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। एंड फिर हमें पता चलता है कि क्रेडोस उससे बोल रहा है कि तू भाई थैंक यू बोलने आया था तो खाली हाथ क्यों आया, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता ना साथ में। पर प्लेनस यहाँ पे बोलता है कि उसके टाउन के जितने भी डीमंस हैं या जो लोग भी वहाँ पे रहते हैं उसने सबको बोल दिया है कि क्रेडोस खेती कर रहा है और आपको मदद की जरूरत है, तो वो जल्द से जल्द सबको इकट्ठा कर देगा एंड उसके बाद क्रेडोस के पास भेज देगा। पर क्रेडोस यहाँ पे बस यही सोचा था कि मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि मैं जो आलू उगा रहा हूँ उससे कितने सारे आलू होंगे और जब वो आलू उग जाएंगे तो मैं उनका खाना बनाऊंगा एंड उसके बाद यहाँ पे जितने भी डीमंस है वो सब पेट भर के खाना खा लेंगे और तब वो लोग कितना ज्यादा खुश होंगे। लेकिन एक सेकंड, मुझे ये तो याद ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने खेती करना शुरू क्यों किया। एंड तभी प्लेनस क्रेडोस को टाटा बाय बाय करता है और वहाँ से जाने लगता है। एंड उसे देखने के बाद क्रेडोस सोचता है कि ये भी एक प्लांट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी ये बंदा मेरे लिए काफी ज्यादा लॉयल है। वही हम देखते हैं प्लेनस ये सोचते सोचते जा रहा था कि जिस जगह में मैं पैदा हुआ था वो जगह बिल्कुल दलदली इलाका था और ये जगह यहाँ पे कितनी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। अगर मैं ऐसी जगह में पैदा होता तो मैं कितना ज्यादा ताकतवर होता, लेकिन क्या होगा अगर मैं इस जगह की पूरी एनर्जी को सोख लूं, तो मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर पौधा। एंड फिर हम देखते हैं प्लेनस अपनी जो जड़ें होती है उन्हें जमीन के अंदर घुसा देता है एंड फिर वहाँ के पूरे जमीन में फैलाने लगता है और वहाँ के सारी एनर्जी को सोखने लगता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्रेडोस को जो अपने सारे डीमंस को एक्सरसाइज करवा रहा था एंड अपने प्यारे से बच्चे टीबॉन को भी वो सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि सभी लोग बिल्कुल फिट रहें। पर तभी वहाँ पर चिल्लाता हुआ बॉल्डर आ जाता है और वो बोलता है कि पौधों के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है, प्लीज आप जल्दी आइए। एंड जब क्रेडोस देखता है आलू के पौधों को तो वो सूखने लग रहे थे एंड उसके बाद सभी को लगता है कि यहाँ पर खेती नहीं हो सकती। ज़ेफरोस भी कहता है कि मुझे पता ही था कि ये सब नहीं होने वाला यहाँ। हार्थोग सोचता है कि आखिर हमारी खेती में कमी क्या रह गई थी, सभी तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। क्रेडोस उन पौधों के पास जाता है, उसके बाद उन्हें पकड़ता है और निकालता है। वो देखता है कि उसमें बहुत सारे आलू थे। वो बोलता है कि मुझे मालूम ही था कि जब भी पत्तों का कलर इस तरीके का हो जाता है तभी आलू बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारे आलू खाने लायक है एंड वो बड़े हो चुके हैं। और फिर क्रेडोस और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्रेडोस बोलता है कि फाइनली आखिरकार मैंने कर दिखाया एंड सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। बॉल्डर की आंखों से तो आंसू आ जाते हैं। असुरात भी बहुत खुश था। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्रेडोस को दिखाया जाता है जो सोए सोए सोच रहा था कि जब मैं छोटा था तब मैंने एक टमाटर का पौधा लगाया था और उसमें बहुत सारे टमाटर उगे थे। फिर मेरी दादी ने मुझे कहा था कि इन सबको मैंने उगाया है। फिर क्रेडोस सोए सोचता है कि चलो अब हम लोगों को आलू को जल्दी से निकाल लेना चाहिए और अब हमें बीज चाहिए ताकि हम लोग और भी सब्जियां उगा सके। तभी अचानक से वहाँ पे जमीन हिलने लगती है। क्रेडोस जाग जाता है और कहता है कि अचानक से ये क्या हो रहा है, जमीन हिल क्यों रही है, कहीं पे कुछ काम चल रहा है क्या। पर तभी वो देखता है कि जमीन टूट के बहुत सारे पेड़ों की जड़ें निकलती है एंड वो काफी ज्यादा मोटी थी। क्रेडोस हैरान कि आखिरकार ये है क्या चीज। वही हम फ्लूट को देखते हैं जो आलू के पौधों का ख्याल रख रही थी और अचानक से वो देखती है कि वो पौधे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है एंड उसके बाद वो जमीन को खोद के आलू को निकालने लगती है, लेकिन उसमें से एक भी आलू नहीं निकलता। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है हमारे आलू कहाँ गायब हो गए। तभी वो देखती है कि डीमन लॉर्ड का पूरा कैसल टूट चुका है और वहाँ से निकलता है एक बहुत बड़ा दानव। ये और कोई नहीं बल्कि प्लेनस है और वो इतना बड़ा इसीलिए हो गया क्योंकि उसने उस पूरे खेत के न्यूट्रिएंट्स को सोख लिया और वो इसके लिए क्रेडोस को थैंक्स बोलता है कि थैंक्स क्रेडोस, मैं तुम्हारी वजह से इतना बड़ा हो गया। एंड क्रेडोस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन को खराब करने की। सो प्लेनस यही बोलता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड उसके बाद वो क्रेडोस के हाथ पैर सबको अपने जड़ों से पकड़ लेता है एंड उसके बाद क्रेडोस को बहुत जोर से जमीन में गिरा देता है और उसे बिल्कुल जमीन के अंदर ही घुसा देता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। फिर हम देखते हैं हार्थोग वगैरह और सारे डीमंस वहाँ से भागने लगते हैं। पर बॉल्डर बोलता है नहीं, मुझे डीमन लॉर्ड को बचाना है, वो खतरे में है। सभी लोग बॉल्डर को रोकते हैं और कहते हैं कि पागल हो चुके हो क्या, वो डीमन लॉर्ड है, वो उससे खुद ही लड़ लेगा, वो बहुत ताकतवर है। पर बॉल्डर बोलता है कि नहीं, डीमन लॉर्ड कमजोर हो चुके हैं, ये बात मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। हम देखते हैं कि प्लेनस यहाँ पे बहुत ही बड़ा हो चुका था और वो डीमन लॉर्ड को एक खाई में फेंक देता है।
तो जब क्रेडोस जमीन के अंदर से बाहर नहीं निकलता तो सबको लगता है कि क्रेडोस मर चुका है और सभी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एंड ज़ेफ़रोस तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है। एंड उसके बाद प्लेनस यही बोलता है कि तुम लोगों का डीमन लॉर्ड मर चुका है और यहाँ का जो रूल है उसके मुताबिक यहाँ अभी सबसे ताकतवर मैं हूँ, तो मैं हूँ तुम लोगों का नया डीमन लॉर्ड, इसीलिए अब से तुम सब मेरे आगे झुकोगे और सिर्फ मेरे रूल्स फॉलो करोगे। एंड फिर हम देखते हैं हार्दोक को, जो सोच रहा होता है कि पक्का इस प्लेनस के बच्चे ने यहाँ के पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लिया है, इसीलिए ये इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब क्रेडोस मर चुका है, इसका मतलब ये है कि इस जगह में सबसे स्ट्रॉन्ग अभी प्लेनस है, तो इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें इसके आगे झुकना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं हार्दोक उसके आगे झुक जाता है और उसे डीमन लॉर्ड कह देता है। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं असुरात, बॉल्डर, सिरगी एंड बाकी डीमंस भी उसके आगे झुक जाते हैं, लेकिन ज़ेफ़रोस यहाँ पे नहीं झुकता। तो असुरात उसे बोलता है तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम भी झुक जाओ, क्योंकि रूल के मुताबिक अब प्लेनस ही हमारा डीमन लॉर्ड है। और फिर हम देखते हैं ज़ेफ़रोस भी ना चाहते हुए भी झुक जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा रो रहा था और अपने पास्ट को याद कर रहा था। जब क्रेडोस ने उसे अपनाया था वो नॉर्मल सा छोटा सा एक बच्चा था और उसकी मॉम उसे एक गार्डन में लेके आई थी और उसके बाद उसे बोलती है कि चलो हम लोग खेलते हैं, तुम पेड़ के पीछे छुप जाओ और 10 तक गिनती करो, उसके बाद तुम्हें मुझे ढूंढना है और मैं आ जाऊंगी। एंड क्रेडोस छोटे ज़ेफ़रोस और उसकी मॉम को देख रहा था और सोचता है कि आखिर ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और ज़ेफ़रोस 1 2 3 ऐसे करके 10 तक गिनती पूरी कर लेता है। उसके बाद वो अपनी आंखें खोल के इधर उधर अपनी मॉम को ढूंढता है और कहता है कि आप कहाँ हो, मैंने 10 तक गिनती कर ली है, आप सामने आ जाओ प्लीज। लेकिन वो सामने नहीं आती और वो बोलता है कि मैंने फिर से 10 तक गिनती कर लिया, आप अभी तक नहीं आ रही है, मैंने बहुत बार गिनती कर लिया लेकिन आप क्यों नहीं आ रही है, आप कहाँ हो मॉम, प्लीज मेरे सामने आ जाओ। एंड यहाँ पे ज़ेफ़रोस बहुत ज्यादा रो रहा था और उसकी मम्मी उसे सच में यहाँ पर अकेला छोड़ के चली गई थी। एंड उसे रोता हुआ देख के क्रेडोस भी यहाँ पे रोने लग जाता है। एंड उसके बाद वो ज़ेफ़रोस को अपने साथ ले जाता है एंड उसे अपने पास ही रखता है। एंड ज़ेफ़रोस की यही सब बातें ना यहाँ पे क्रेडोस भी याद कर रहा होता है। क्रेडोस यहाँ पे सोचता है कि मैं तो यहाँ पर कोई ग्लिच भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ से हिल ही नहीं पा रहा हूँ और शायद मैं अब मरने वाला हूँ। लेकिन फिर अचानक से क्रेडोस गिनती करने लग जाता है जैसे वो छोटा ज़ेफ़रोस कर रहा था। एंड क्रेडोस यहाँ पे अपना पूरा दम लगा देता है और 10 तक गिनती पूरा करता है। वही हम देखते हैं प्लेनस को, जो ज़ेफ़रोस को अपने पास बुलाता है। ज़ेफ़रोस उसके पास जाता है, अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है मैं ज़ेफ़रोस, आज से आपका रिकॉर्ड कीपर। प्लेनस यहाँ पे सबको नीचा दिखाता है और कहता है कि मैं तुम सबका डीमन लॉर्ड हूँ। बट यहाँ पर सभी उसके आगे झुके तो हैं, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि भाई एक बार हमें मौका मिल जाए, हम लोग ना तुझे जान से मार देंगे। और फिर सबको अचानक से ये एहसास होता है कि हम लोग इतना गुस्सा क्यों है इस पे, हम खुद पहले क्रेडोस को मारना चाहते थे और अब वो मर गया तो हमें गुस्सा आ रहा है, ऐसा क्यों। दूसरी ओर क्रेडोस फिर से 10 तक गिनती करता है, लेकिन 10 बोलने के बाद वो बोलता है मुझे सांस ही नहीं आ रही है यार, मैं करूँ तो करूँ क्या। वही हम देखते हैं प्लेनस को, जो बोलता है कि हम डीमंस है डीमंस, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हम लोग करेंगे वॉर और इंसानों को खत्म कर देंगे और उन्हें अपना खाना बनाएंगे। लेकिन तभी ज़ेफ़रोस बोलता है कि सॉरी सर जी, हम लोग ना लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते, हमारे पुराने डीमन लॉर्ड ने हमें सिखाया है कि हम लोग खेती वगैरह करेंगे और अपना पेट भरेंगे, और फिलहाल हम लोग जो खाना खाते हैं यानी कि आलू, वो हमारे पास बहुत ही कम है, इसीलिए हम लोगों को वॉर नहीं खेती करना चाहिए। फिर प्लेनस कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, हमारे पास खाने के लिए बहुत खाना है। फिर वो फ्लूट को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ये दिख नहीं रहे क्या, लो रैंक के छोटे छोटे डीमन, ये हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए हम लोग इन्हें खा के अपना पेट भरेंगे, ठीक है ना। बट फ्लूट को जब वो पकड़ लेता है तो यहाँ पे असुरात की आंखें लाल हो जाती है गुस्से से। बट जो फ्लूट होती है वो चिल्लाते हुए कह रही है कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम लोग तुम्हारा खाना नहीं है, ठीक है ना, हम लोग छोटे डीमन है तो क्या हुआ, हम लोगों को भी जिंदा रहने की पूरी आजादी है, और तुम हमारे डीमन लॉर्ड नहीं हो, ठीक है, हमारे डीमन लॉर्ड क्रेडोस है और उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें पेट भरने के लिए अपने से कमजोरों को नहीं खाना है और ना ही हमें इंसानों को मारना है, हम लोग खेती करेंगे और खाना उगाएंगे और फिर उनको खाएंगे। बट फ्लूट की इतनी सारी बातें सुन के प्लेनस को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ऊपर से उसे नीचे फेंक देता है। और दूसरी ओर हम क्रेडोस को देखते हैं, जो अपने दिल पे हाथ रखता है और उन सभी डीमंस के बारे में सोचता है जो काफी ज्यादा खुश थे। एंड उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैं मर गया तो वो सब भूखे मर जाएंगे, और फिर वो खुद पे हाथ रखता है और कहता है ब्लडी स्ट्राइक। उससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, मतलब उसने ब्लडी स्ट्राइक का इस्तेमाल यहाँ पे खुद पे ही कर लिया था, जिससे उसे काफी दर्द होता है और वो अपने आप को थोड़ा ऊपर ले जाता है इसकी मदद से, क्योंकि उसे झटका लगता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिससे वो थोड़ा आगे चला जाता है, मतलब ऊपर की ओर आगे, ताकि वो जमीन से निकल जाए। एंड वो ऐसा 2-4 बार और करता है और अपने आप को थोड़ा और ऊपर लेके जाता है और ये सोचता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ एंड क्या इससे कुछ फायदा होगा, मैं बाहर जाके भी कुछ कर पाऊंगा या नहीं। एंड उसके बाद वो फिर से हार मान जाता है यहाँ पर, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उससे ये सब नहीं हो रहा था। और वही हम देखते हैं असुरात को, जो दौड़ता हुआ जाता है और फ्लूट को नीचे गिरने से बचा लेता है। और अब आगे वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अब इनके बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है।
असुरात फ्लूट को बचा लेता है, लेकिन तभी प्लेनस बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इसे बचाने की। जिस पर असुरात कहता है डीमन लॉर्ड ऐसी बात नहीं है, मैं इसे बचाना नहीं चाहता था, मैंने इसको इसलिए बचाया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और ये हमारा खाना है और आप इसे वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं बस खाना वेस्ट होने से बचा रहा था। एंड इतना बोलते ही वो फ्लूट के सर को अपने मुंह में डाल लेता है और उसे खाने का दिखावा करने लगता है। लेकिन प्लेनस काफी चला के उसे पता चल जाता है कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं एंड उसके बाद वो सब पे अटैक कर देता है। एंड फिर क्या असुरात बहुत दूर जाके गिरता है और उसकी बुरे ढंग से वाट लग जाती है। तभी प्लेनस बोलता है कि देखो ये मेरी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, हम लोगों को ह्यूमंस के साथ फाइट करना है। जिसपे ज़ेफरोस बोलता है कि लेकिन सर हमारे पास इसके लिए कोई रीजन नहीं है, हमारे पास खाना है तो फिर हम लोग इंसानों पे अटैक क्यों करेंगे। एंड ये सुन के प्लेनस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ज़ेफरोस पे अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पे बाल्डर आ जाता है और वो ज़ेफरोस को बचा लेता है और कहता है कि सर आप अगर इसे मार देंगे तो हमने जो आलू लगाया है उसकी गिनती कौन करेगा। और फिर प्लेनस सबको यही कहता है कि उन्हें इंसानों के साथ फाइट करना है। फिर हार्टोक वगैरह कहते हैं कि हमें ये क्यों करना है। एंड तभी सिर्गी बोलती है कि मेरे पास एक सवाल है, हमारे जो पुराने डीमन लॉर्ड थे उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है, तो अगर हमारे पास दूसरा रास्ता है जिससे हमें जंग ना करना पड़े तो हम लोग अपनी जान को जोखिम में क्यों डालें। एंड उसके बाद प्लेनस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सब पे अटैक कर देता है। लेकिन पूरी की पूरी डीमन पलटन भी तैयार होती है उसके साथ लड़ने के लिए। प्लेनस सबसे पहले कमजोर डीमंस पे अटैक करता है पर उनको बचाने के लिए हार्टोक अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उन छोटे मोटे डीमंस की जान बच जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं बाल्डर और सिर्गी को, जहाँ पर बाल्डर सिर्गी को आसमान में उछाल देता है। फिर वो अपने 4 5 6 जितने भी हाथ होते हैं उन सब की मदद से प्लेनस के सारे टहनियों को काटने लगती है। पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि प्लेनस काफी ज्यादा ताकतवर था, तो वो एक ही बार में सिर्गी की वाट लगा देता है और उसे दूर जाके फेंकता है। वो बाल्डर को भी पकड़ लेता है और हार्टोक की भी चटनी बना देता है। एंड बोलता है कि यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई है तो वो मैं हूँ और मैं यहाँ का डीमन लॉर्ड हूँ, तो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई अपने डीमन लॉर्ड पे अटैक करने की, उसे चैलेंज करने की। वो बोलता है कि तुम्हारे डीमन लॉर्ड ने कहा था ना कि वो तुम में से किसी को मरने नहीं देगा, तो कहाँ है वो, कहाँ है, तुम लोगों को बचाने क्यों नहीं आ रहा। और ऐसी क्या चीज है उसमें जो मुझ में नहीं है, ऐसी क्या चीज है जो तुम लोग उसे इतना ज्यादा पसंद करते हो और मुझे नहीं करते। सब लोग खून से लथपथ चारों तरफ पड़े थे। तभी हम देखते हैं ज़ेफरोस को जो फ्लूट को बचाते हुए भाग रहा था, लेकिन उस पर अटैक करने के लिए प्लेनस आगे बढ़ ही रहा था। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल मुक्का आता है एंड ये और किसी का नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड ग्रेडोस का होता है और उसके पंच से प्लेनस की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसे देख के फ्लूट एंड सभी लोग काफी ज्यादा खुश और हैरान दोनों हो जाते हैं। यहाँ पर होती है डीमन लॉर्ड की काफी खतरनाक एंट्री यानी कि कमबैक जो भी बोलो। तो आगे ये तो पक्का है कि यहाँ पे प्लेनस मरने वाला है और ग्रेडोस इसकी काफी अच्छे से धुलाई करेगा, इसलिए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्रेडोस जमीन से बाहर आ चुका था और उसे देख के सभी बहुत खुश भी थे, लेकिन अब हमें पता चलेगा कि आखिर वो बाहर आया कैसे। हमें दिखाया जाता है क्रेडोस के पास्ट का सीन जहाँ पर वो बहुत ही दुखी था और रो रहा होता है और बोलता है कि ये जिंदगी आखिर इतनी मुश्किल क्यों है, हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों है और इन सब के बावजूद भी हम लोग जिंदा क्यों रहते हैं। फिर वहाँ पर उसकी दादी होती है, वो बोलती है कि हमारी जिंदगी एक बीज की तरह है जो काफी ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन एक ना एक दिन उससे पौधा निकल ही जाता है और जब वो बड़ा होता है तब चारों तरफ हरियाली छा जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और ये बहुत सुंदर होता है। बट क्रेडोस चिल्लाते हुए कहता है कि ये पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो, अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती है तो मेरे पापा की मौत क्यों हो गई और मेरी माँ मुझे इस तरीके से छोड़ के क्यों चली गई। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब उसकी दादी मरने वाली हालत में थी और वो अपने पोते यानी कि क्रेडोस से बस इतना ही कहती है कि हम सब एक बीज की तरह हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है क्रेडोस को पूरी ताकत लगाने के बाद भी वहाँ से निकल नहीं पाता और उसके बाद उसे भी ये लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वो हार मान चुका था, लेकिन तभी उसे मैसेज आता है कि आपका एक न्यू स्किल अनलॉक होता है माना सीड, इसका लेवल है 3। क्रेडोस सोचता है कि अब ये कौन सी चीज है, इसे मैंने कभी गेम में तो नहीं देखा था, पर हमें पता चलता है कि माना सीड स्किल से उसके पास जितने भी पावर है वो उन सबको 30% बढ़ा सकता है। लेकिन क्रेडोस को पता था कि वो अपने सारे स्किल्स को 30% बढ़ा भी लेगा फिर भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन सिस्टम उसे वापस से नोटिफिकेशन देता है कि अभी तुम मरने के कगार पे थे, इसलिए तुम्हारा एक और न्यू स्किल अनलॉक हुआ है। ये स्किल तुम्हारे पास 10 मिनट तक रहेगा। 10 मिनट तक तुम किसी भी एक स्किल को अपने दूसरे स्किल्स की मदद से बढ़ा सकते हो, मतलब बाकी के स्किल्स कम हो जाएंगे लेकिन वो किसी एक को बढ़ा सकता है। और उसके बाद क्रेडोस को समझ आ जाता है कि उसे करना क्या है। वो अपने सारे पावर्स को फिजिकल स्ट्रेंथ में जोड़ देता है जिससे उसका फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड वो जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। और उसके बाद की खतरनाक एंट्री तो आप लोगों को मालूम ही है। तो यहाँ पे क्रेडोस को देख के कोई तो है जिसे बहुत हैरानी हुई है, बेशक ये और कोई नहीं प्लेनस ही है। प्लेनस क्रेडोस को देख के इतना हैरान हो जाता है कि वो उससे पूछता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, बट क्रेडोस उसके मजे लेते हुए बोलता है कि तुम्हें साफ साफ दिख रहा नहीं है क्या मैं जिंदा हूँ, फिर भी तुम मुझसे यही सवाल पूछ रहे हो। और हम देखते हैं क्रेडोस को देख के उसकी पूरी पलटन बहुत हैरान होती है और फिर क्या वो लोग खुशी
खुशी से क्रेडोस के नारे लगाने लगते हैं। टी बोन भी भागता हुआ क्रेडोस के पास आता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। हार्तोक, सर्गी वगैरह भी क्रेडोस को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन्हें अफसोस होता है कि आप वापस तो आ गए डीमन लॉर्ड, लेकिन अभी प्लेनस बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आप इसे नहीं हरा सकते। तो यहाँ पे प्लेनस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्रेडोस, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे साथी भी मारे जाएंगे। बट क्रेडोस बोलता है कि तुम मेरी पूरी पलटन को मारने का तो दूर, तुम इन्हें छू भी नहीं सकते हो। और फिर प्लेनस उन सब पे हमला कर देता है। पर क्रेडोस क्या करता है, उसने अपनी पूरी आर्मी को पहले ही ट्रेनिंग दे रखी, तो ये तो हम लोगों को पहले ही पता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। सब क्रेडोस सबको अपनी वो ट्रेनिंग याद दिलाता है और बोलता है कि सभी के सभी एक लाइन बना के मेरे पीछे खड़े हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं प्लेनस उन सब पे हमला करता है, लेकिन क्रेडोस लेफ्ट राइट करके उन सभी को बचा लेता है। और प्लेनस का एक भी वार उन्हें नहीं लगता। वो लोग कभी नीचे झुक जाते हैं, कभी इस साइड कभी उस साइड, एंड ऐसा करते करते प्लेनस का दिमाग खराब हो जाता है। प्लेनस बोलता है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा एक भी अटैक तुम लोगों पे क्यों नहीं लग रहा। दूसरी ओर क्रेडोस तो उसकी पूरी पलटन के साथ उसके मजे लेते हुए उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते हैं और पता नहीं बहुत ही अजीब सा शक्ल बनाते हैं, जिससे प्लेनस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन मतलब अब तक तो क्रेडोस बस उसके मजे ले रहा था, यानी अब क्रेडोस करेगा अपना असली वार। वो टी-बॉन से कहता है कि चलो शुरू हो जाओ, मैंने जैसा कहा था तुम्हें वैसा ही करना है। और टी-बॉन भी उड़ता हुआ आसमान में जाता है और वो वहाँ के सारे एयर को अपने मुंह में भर लेता है। एंड उसका पावर तो हमें पता ही है, वो किसी भी चीज को जमा सकता है। सो टी-बॉन पूरे हवा को अपने फुल पावर के साथ प्लेनस पे अटैक कर देता है और इससे वो धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है। एंड क्रेडोस सोचता है कि अभी इसकी जितनी पावर है ना, इस हालत में मैं अगर उस पे 1000 अटैक भी कर दूं फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो भी हो, प्लेनस एक पेड़ ही है, इसलिए अगर हम उसे फ्रीज कर देंगे तो वो अपने आप टूटने लगेगा। और उसका ये प्लान काम भी कर जाता है। हम देखते हैं टी-बॉन उसे धीरे धीरे फ्रीज कर रहा था और उसकी जो टहनियां होती है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। एंड प्लेनस को समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी पूरी बॉडी हम देखते हैं धीरे धीरे टूटने लगती है। एंड क्रेडोस को इससे काफी ज्यादा मजा आता है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था टी-बॉन और क्रेडोस दोनों मिलकर प्लेनस की बहुत ही अच्छे तरीके से वाट लगा रहे थे। पर क्या टी-बॉन के फ्रीज करने के बाद वो पूरा मर जाएगा, और अगर वो मर भी गया तो क्रेडोस ने जो आलू लगाए थे उनका क्या होगा, और अगर सब कुछ खत्म हो गया तो फिर क्रेडोस आगे क्या करेगा, ये सब कुछ हमें पता चलेगा इसी वीडियो में। तो सभी लोग वीडियो को एंड तक देखना। टी-बॉन ने लगभग प्लेनस को फ्रीज कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसकी पूरी बॉडी फ्रीज नहीं होती है। एंड टी-बॉन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुका था, तो क्रेडोस अब अपना काम करने वाला है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और सीधा प्लेनस की तरफ भागता हुआ जाता है और बोलता है कि जो भी हो, असल में तुम एक पेड़ हो और हर पेड़ का एक मेन पॉइंट होता है। और वो देखता है प्लेनस के चेस्ट में गोल गोल सा गड्ढा था, वो उसी पे अटैक कर देता है और क्रेडोस इस अटैक में अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस अटैक से प्लेनस को ज्यादा कुछ असर नहीं होता है। और जो 10 मिनट का टाइम था क्रेडोस के पास अपनी पावर को बढ़ाने का, वो भी खत्म हो जाता है और क्रेडोस वहाँ से सीधा नीचे गिरने लगता है। एंड थोड़ी देर तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि क्रेडोस हार गया या जीत गया। क्रेडोस ऊपर से नीचे गिरने लगता है और हम देखते हैं प्लेनस की जो ऊपर की बॉडी होती है, मतलब जो जमीन से ऊपर है, उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है और उसका सर पूरा नष्ट हो जाता है। जेफ्रोस देखता है कि उसका सर गायब हो गया, लेकिन क्या वो मर गया। क्रेडोस सोचता है कि आखिरकार इसकी पूरी बॉडी गायब क्यों नहीं हुई अभी तक। तभी हम देखते हैं प्लेनस की जो जड़ें होती है वो जमीन से बाहर आने लगती है। एंड उसे ऐसा देख के क्रेडोस सोचता है कि आखिर ये क्या है, मेरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है कि मैं इससे लड़ूं। और हम देखते हैं प्लेनस को एक न्यू बॉडी मिलती है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। सभी लोग उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और प्लेनस कहता है कि वाह, मुझे तो लगा था कि मेरे जितना ताकतवर यहाँ पर कोई है ही नहीं, लेकिन मैं तो अमर हो गया, मुझे एक न्यू बॉडी मिली है, यानी कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी मार ले। एंड फिर वो बोलता है कि अब मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, यहाँ पर किसी को भी नहीं रखूंगा, और उसके बाद मैं पूरी दुनिया का डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा, सबसे ताकतवर, और सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा क्रेडोस। एंड ऐसा बोलते ही वो क्रेडोस पे अटैक करने जाता है, पर तभी वहाँ पर आ जाता है बाल्डर, जो अपने बड़े से एक्स से उसका गर्दन काटता है। बाल्डर अपना पूरा दम लगा देता है, लेकिन फिर भी वो प्लेनस के पूरी गर्दन को काट नहीं पाता। एंड वो बाल्डर को उठा के बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। एंड बाल्डर के बाद आती है सिरकी, जो अपने 6 हाथों की पावर के साथ प्लेनस के गर्दन पे अटैक कर देती है, लेकिन प्लेनस सिरकी को भी दूर फेंक देता है। एंड सिरकी के बाद आता है हार्तोक, एंड वो भी प्लेनस के गर्दन पे अटैक करता है, लेकिन वो हार्तोक की मुंडी पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। तो सबके अटैक्स के बाद प्लेनस का गर्दन कुछ इस तरीके का हो जाता है। एंड इन सब के बाद आता है अज़रात, जो अपने हाथ को एक बहुत ही बड़ा ब्लेड बना लेता है और कहता है अब होगा सही मायने में बाउंटीफुल हार्वेस्ट। और ऐसा बोलते ही वो प्लेनस के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है, वो भी अपने एक ही वार में। उसके बाद हम देखते हैं प्लेनस का पूरा शरीर गायब होने लगता है और उसके शरीर से एक ग्रीन एनर्जी निकलती है, और उसके बाद माहौल कुछ इस तरीके का दिखने लगता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं क्रेडोस को, जो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था।
लेकिन बाकी लोग बहुत ही खुश थे, हालांकि उनकी हालत भी खराब थी। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं ज़ेफरोस को, जो ये सारी बातें नोट करने लगता है और कहता है कि हिस्ट्री में इन सबको पढ़ा जाएगा, तो ये सब बातें सबको याद रहनी चाहिए, इसलिए मैं इन सबको नोट कर लेता हूँ, क्योंकि ज़ेफरोस का काम ही यही है। एंड उसके बाद सभी क्रेडोस के नारे लगाने लगते हैं, यस क्रेडोस, यस क्रेडोस। एंड इससे क्रेडोस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो सभी पे बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि चुप हो जाओ तुम लोग। प्लेनस काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए उसके मरने पे सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी किसी का भी ध्यान उन आलुओं पे नहीं गया है जो बर्बाद हो चुके हैं। सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की, और सिर्फ मैंने नहीं, वो सारे भूखे डीमंस भूखे पेट रहने के बाद भी उन्होंने इतना काम किया, लेकिन इतनी मेहनत के बाद सब कुछ बेकार हो गया, हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया। अब फिर से सारे डीमंस भूखे मर जाएंगे, और आखिरकार मैं इन लोगों से कैसे कहूँ कि हम लोगों को सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये लोग इतने भूखे हैं कि मैं इन लोगों को बोल भी नहीं सकता कि आओ सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। और ये सब चलते चलते हम देखते हैं प्लेनस के मरने के बाद जो ग्रीन लाइट उड़ रही थी हवा में, उनमें से एक लाइट एक सूखे पत्ते पे लगती है, और उसके लगने के बाद वो पत्ता ग्रीन होने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें छोटे ज़ेफरोस को दिखाया जाता है, जो कमजोर डीमंस के साथ जेल में बैठा था। और तभी एक बड़ा डीमन आता है, वो कमजोर डीमंस को पकड़ के ले जाने आया था ताकि वो लोग उसे खा सके। एंड सभी डीमंस भाग जाते हैं और ज़ेफरोस अकेला भागता नहीं है, वो चुपचाप दुखी होकर बैठा था। फिर वो डीमन ज़ेफरोस को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो तुम्हें ही आज खाना बनाया जाएगा। लेकिन ज़ेफरोस कुछ बोलता ही नहीं, वो चुपचाप रहता है बिल्कुल, क्योंकि उसे मरने का कोई दुख ही नहीं था। वो डीमन ज़ेफरोस को मारने वाला होता है, लेकिन तभी आ जाता है वहाँ पे क्रेडोस, जो उस बड़े डीमन के सर को पकड़ता है और उसके सर को उखाड़ के फेंक देता है। एंड उसके बाद क्रेडोस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और ज़ेफरोस से पूछता है कि आखिर तुम डरे क्यों नहीं और तुम मरना क्यों चाहते हो। जिस पे ज़ेफरोस बोलता है कि मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मरना सजा नहीं है, मरने से हमें शांति मिल सकती है और इस बेकार जिंदगी से आजादी। एंड फिर क्रेडोस हंसते हुए कहता है कि तुम दूसरों से बिल्कुल अलग हो, इसलिए आज से तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि आज से तुम मेरे रिकॉर्ड कीपर बनोगे, क्योंकि तुम बहुत ही अनमोल बच्चे हो और मैं इस तरीके से किसी भी डीमन को तुम्हें खाने नहीं दे सकता, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। एंड उसी दिन से ज़ेफरोस और डीमन लॉर्ड क्रेडोस एक साथ है, और इन सब के वजह से ही ज़ेफरोस क्रेडोस के लिए इतना ज्यादा वफादार है। और फिर हम आते हैं करंट टाइम पे, जहाँ पर ज़ेफरोस किसी से कुछ भी नहीं कहता है और क्रेडोस को उदास देखते हुए वो सीधा जाता है और एक खेती करने वाला औजार उठाता है और मिट्टी खोदने लगता है। ज़ेफरोस को काम करता हुआ देख हार्टोक सभी डीमन से कहता है कि तुम सब लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से अपने अपने काम पे लग जाओ, हम लोगों को भी बहुत सारा काम करना है ताकि हमारी फसल फिर से उगे। उसके बाद हम पूरी डीमन पलटन को देखते हैं, जो कि सभी तैयार हो जाते हैं एंड उनमें बहुत ही ज्यादा जोश होता है खेती करने के लिए। फिर क्रेडोस उन लोगों को देखता है और वो भी सोचता है कि वाह, ये लोग मेरे लिए इतने वफादार हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। और इन सबको देख के क्रेडोस का सोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से जाग उठता है। वो सिरगी को बोलता है कि तुम सीड पोटैटोज को कट करोगे एंड हार्टोक सबको लीड करेगा और असुरा खेती करने के सारे औजार इकट्ठा करेगा। एंड उन सब के बाद सब पूरे जोश में होते हैं एंड हम देखते हैं बॉल्टर को, और वो लोग कुछ इस तरीके से हल चला रहे होते हैं। बॉल्टर एक बड़ी सी लकड़ी लेता है एंड उसके बाद में डीमंस के पैर को बांध देते हैं और वो लोग एक एक मिट्टी खोदने वाले औजार को पकड़ लेते हैं, उसके बाद खेत में हल चलाते हैं। एंड इन सबको देख के क्रेडोस बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और फाइनली यहाँ पे क्रेडोस ने हर तरीके की फाइट्स को जीत लिया है। उसके बहुत सारे एनिमीज बने, वो फेल हुआ, उसका दिल भी टूटा, लेकिन उस सब के बाद भी उसने सब कुछ फिर से स्टार्ट किया। एंड तभी हम देखते हैं फ्लूट को एंड उसे एक हरा भरा पौधा दिखता है। वो उस पौधे को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है एंड फिर उसके पास जाती है एंड वो वहाँ पर उस पौधे को उठाने लगती है, क्योंकि वो उस पौधे से आलू का बीज निकालना चाहती थी, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा के भी उस पौधे को खींच ही नहीं पाती। एंड तभी हम देखते हैं उसके हाथ के साथ एक और हाथ होता है जो उसकी मदद करता है एंड ये और कोई नहीं बल्कि असुरात होता है। एंड वो आके उससे कहता है, ओए लो रैंक की डीमन, उसे कस के पकड़ के रखना, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ पे फ्लूट से प्यार भी करने लगा है और ईगो भी नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद असुरात 1 2 3 बोलता है एंड फिर दोनों मिलके साथ में उस पौधे को खींचते हैं। एंड ये क्या, उस पौधे के साथ एक आलू नहीं बल्कि बहुत सारे आलू निकल गए, वो भी बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े, और उनमें से एक बड़ा सा आलू जाके गिरता है हमारे लाइटनिंग रोड के ऊपर। असुरात इन आलुओं को देख के बहुत ही हैरान होता है, वो सोचता है आखिर ये क्या है। एंड दूसरी ओर फ्लूट काफी खुश हो जाती है, वो क्रेडोस को आवाज देती है कि डीमन लॉर्ड देखो ये आलू कितना बड़ा है। और फिर क्रेडोस बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या सच में आलू है, आखिरकार ये तुम्हें मिला कहाँ पे। जिस पे फ्लूट बोलती है कि मैं एक घास को उठा रही थी एंड उसके बाद मैं उसे खींच नहीं पा रही थी, तो लॉर्ड असुरात ने मेरी मदद की और जब हम दोनों ने मिलकर खींचा तो उससे इतने बड़े बड़े आलू निकले। एंड फिर असुरात को समझ में आ जाता है कि उन्होंने प्लेनस को मारा, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। जब प्लेनस मर गया तो उसने तो जमीन का बहुत सारा न्यूट्रिएंट सोख लिया था, तो उसके मरने पे वो सारा न्यूट्रिएंट फिर से बाहर आ जाता है और अर्थ उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से आलू बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए। एंड उसके बाद हम देखते हैं
क्रेडोस सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से सभी लोग जमीन की खुदाई करो एंड जमीन में से बहुत बड़े बड़े आलू निकलेंगे। एंड उसके बाद सभी लोग जमीन की खुदाई करने लगते हैं। सच में वहाँ पर पूरे खेत में से बहुत बड़े बड़े आलू निकलते हैं एंड इसे देख के क्रेडोस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वहाँ के सारे डीमंस भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो इन सब की खुशी पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे जो लोग नए हो वो लोग सब्सक्राइब भी कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो क्योंकि ये वीडियो तो इतना सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।